यह कटेरो है, रियू का 2 साल का छोटा भाई। उन्होंने एक दुखद विमान हादसे में माता पिता खो दिए। आज वे स्कूल की अध्यक्षा से मिलेंगे, जिन्होंने उसी हादसे में अपने बच्चे खोए और अब उन्हें गोद लेना चाहती हैं। अंदर आते ही अध्यक्षा पूछती हैं, इतनी देर क्यों हुई? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जवाब में कटेरो उन्हें जबरी कहता है। रियू उसका मुंह बंद करता है और माफी मांगता है। अध्यक्षा कहती हैं, मेरे साथ रहने के बदले तुम्हें स्कूल में पार्ट टाइम बेबी सिटर बनना होगा। फिर सीकावा उन्हें डेकेयर ले जाता है, जहां बच्चे खेल रहे हैं। सीकावा बताता है, यह बेबी सिटर क्लब अध्यक्षा के बेटे ने शुरू किया था, पर कोई नहीं जुड़ा और क्लब नहीं बन पाया। रियू कहता है, क्लब के पहले सदस्य के रूप में मैं बेबी सिटर क्लब के लिए पूरी कोशिश करूंगा। सीकावा आंखें पोंछते हुए कहता है कि उसकी नेकी ने उसे भावुक कर दिया। वह रियू को शुभकामनाएं देकर चला जाता है। रियू ने डेकेयर कमरा खोला। सभी बच्चे खेलना बंद कर उन्हें घूरने लगते हैं। वे सीकावा की ओर दौड़कर उसके पीछे छिप जाते हैं। एक बच्चा देखभालकर्ता का कान खींचता है और वह जाग जाता है। रियू खुद को नई बेबी सिटर के रूप में पेश करता है। नैन कहता है उसने उन दोनों के बारे में सुना है। वह रियू के पास जाकर खुद को युजादा योशिहितो बताता है, इस स्कूल का पूर्व छात्र और यहाँ का एकमात्र देखभालकर्ता। बच्चे युजादा से पूछते हैं, क्या हम उनके साथ खेल सकते हैं? युजादा कहता है, पहले अपना परिचय दो, और वे सब एक साथ अपने नाम चिल्लाते हैं। युजादा उन्हें परिचय के लिए नाम की ट्रेन बनाने को कहता है। पहला किरिन है, दूसरा टका है, तीसरा ताकुमा है जिसका जुड़वां भाई काजुमा है, सबसे छोटी मिदोरी है। रियू फिर किटारो का परिचय देकर उसे नीचे रखता है, लेकिन टका उसे राक्षस कहकर सबको किटारो पर हमला करने को कहता है। रियू हैरान होकर उन्हें रोकता है और कहता है, मैं राक्षस बन सकता हूँ। वे सब उस पर हमला करते हैं, तलवार से मारते और गाल खींचते हैं। किटारो देखता है कि वे उसके भाई को सता रहे हैं और बचाने की कोशिश करता है, पर हर बार पीछे धकेल दिया जाता है। उसे नहीं पता क्या करना है। रियू कहता है, कहीं और खेलो, मैं ठीक रहूंगा। किटारो बुक शेल्फ से एक किताब निकालता है। वह अन्य बच्चों से घिरे रियू को देखता है। युजादा पूछता है, बड़े भाई को वापस चाहते हो? किटारो सिर हिलाता है। वह पूछता है, क्या यह किताब पढ़ूं तुम्हें? वह सिर हिलाता और रियू की ओर देखता है। युजादा समझता है और कहता है, यहाँ वो तुम्हें तब तक नहीं देखेगा जब तक तुम न बुलाओ। युजादा रियू को बताता है, मेरी शिफ्ट खत्म हुई। वह मिडोरी को रियू को देते हुए पूछता है, क्या तुम अकेले बच्चों को संभालोगे? रियू कहता है, हाँ मैं संभाल लूंगा। जाते हुए सोचता है, अगर कहते तो रुक जाता। अब रियू मिडोरी का डायपर बदलता है और टाका हमला करता है। किरिन आकर पूछती है, क्या तुम भूखे हो? मैंने खाना बना लिया है। वह मिडोरी को खींचते हुए कहती है, मैं माँ बनूंगी, तुम बच्चा बनो। रियू रोकता है, यह खतरनाक हो सकता है। अचानक वह चौंकती है जब जुड़वां उसके खाने पर दौड़ते हैं। काजुमा गिरता है और रोने वाला है, पर रियू उसे उठा लेता है। ताकुमा उसे थपथपाकर कहता है, दर्द दर्द उड़ जाओ, और काजुमा बेहतर महसूस करने लगता है। किरिन खाना बर्बाद देख दुखी है तो रियू उसे खुश करता है। मिडोरी रोने लगती है और रियू तुरंत उसे उठा लेता है। टका फिर उस पर चढ़कर उसके कान खींचने लगता है। वह कटेरो को देखकर पूछता है, ठीक हो? और कटेरो सिर हिलाता है, पर टका फिर हमला करता है और कटेरो अकेला महसूस करता है। बच्चों की माएं आती हैं और वे उनकी बाहों में दौड़ पड़ते हैं। किरिन की माँ पूछती है, रियू कौन है? तो वह अपना परिचय देता है। माताएं भी अपना परिचय देती हैं। मिडोरी की माँ युकारी, ताकुमा काजुमा की यूमी और किरिन की येओई हैं। रियू कहता है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। ये मेरा छोटा भाई कटेरो है। जब कटेरो किताब देखता है, सब उसे नमस्ते कहते हैं। अब वे सब रियू को हाथ हिलाकर कहते हैं, कल मिलते हैं। जैसे ही रियू कमरे में आता है, टका का भाई आकर कहता है, टका चलो। वह रियू को देखकर पूछता है, तुम कौन हो? रियू उसे बताता है, मैं यहाँ मिडिल स्कूल के तीसरे साल में नया मददगार हूँ। टका का भाई कहता है, मैं हियातो हूँ, तुम्हारी कक्षा में हूँ। तुम नए छात्र हो, है ना? रियू हाँ कहता है और सोचता है वो डरावना लगता है, पर ठीक आदमी है। टका अपने भाई से कहता है, मैं घर नहीं जाऊंगा। हियातो कहता है, तुम जा रहे हो? तो टका कहता है, नहीं, मैं रियू के साथ और खेलूंगा। वह हियातो से मार खाता है और रोने लगता है। रियू कहता है, उसे मारने की जरूरत नहीं थी। टका हियातो के पैर मारता है और उसे बदमाश कहता है। हियातो कहता है, रियू अपने भाई की देखभाल करो, वो अकेला लग रहा है। रियू कहता है। हियातो फिर टका के साथ चला जाता है। रियू कटेरो से पूछता है, क्या मैं तुम्हें यह किताब पढ़कर सुनाऊं? लेकिन कटेरो रियू की गोद में गिर जाता है। सांस फूल रही है। वह दौड़कर हियातो को रोकता है, पास का अस्पताल दिखाने की विनती करता है। उसके भाई को बुखार है। हियातो मानता है। टका को माँ के दफ्तर छोड़ रियू के साथ अस्पताल भागता है। रास्ते में रियू सोचता है कि उसने छोटे भाई को अकेला क्यों छोड़ा। अस्पताल में कटेरो बिस्तर पर है। डॉक्टर कहता है, बुखार शायद वातावरण बदलने के तनाव से हुआ है, थोड़ा आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगा। बाद में नर्स कहती है, जागने पर कटेरो को घर ले जा सकते हैं। रियू बाहर जाता है। माता पिता को बताने सोचता है, पर याद आता है वे नहीं रहे। फोन पर आंसू गिरते हैं। वह रोने लगता है, सोचता है माता पिता कभी नहीं लौटेंगे और अब सिर्फ कटेरो ही है उसका। तभी चेयरवुमन उसे छूती है और कहती है, तो तुम आखिरकार रो रहे हो। वह अंतिम संस्कार का दिन याद करती है जब सिर्फ वह, रियू और कटेरो नहीं रो रहे थे। वह उससे कहती है,
जो लोग चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे अकेले हैं। उसकी आंखों से युद्ध के आंसू बहते हैं। इसके बाद रय्यू अस्पताल में प्रवेश करता है। नर्स रोते कटेरो के साथ आती है, कहती है कि वो जागने से रो रहा है। कटेरो बाहें फैलाता है, रय्यू उसे गले लगाता है और बेवकूफ कहता है। वह सोचता है कि क्या कटेरो जानता है कि वे माता पिता को फिर नहीं देखेंगे। उस रात चेयरवुमन उनका कंबल ठीक करने आती है। जाने के बाद रय्यू रोता है, समझता है कि चेयरवुमन सही है, कोई अकेला नहीं। अगली सुबह चेयरवुमन पूछती है कि ये मुरझाए फूल कहां से आए। सेकावा बताता है, रय्यू और कटेरो ने आपके लिए ये फूल चुने हैं। वह उन्हें फेंकने लगता है, पर वह रोक कर कहती है, मैंने मन बदल लिया। इस बीच शिक्षक रय्यू को अपना परिचय देने को कहता है। वह हकलाता है, पर हेहाटो को देखकर आत्मविश्वास से परिचय देता है। डेकेयर में ताका काटेरो से पूछता है कि क्या वह उसके साथ पसंदीदा किताब पढ़ेगा। काटेरो हाँ में सिर हिलाता है और बाकी बच्चे खुशी से मुस्कुराते हैं। बाद में रय्यू पावर रेंजर्स की किताब पढ़ता है। ताका कहता है, मैं रेड रेंजर हूं, पर ताकुमा और उसका भाई भी रेड रेंजर बनना चाहते हैं। किरेन कहता है, मैं पिंक रेंजर हूं, और उजेदा मिडोरी को पकड़कर सो जाता है। अगली सुबह रय्यू जागता है और देखता है कि काटेरो उसकी छाती पर लेटा है। वह उठकर उसे गले लगाता है, याद करता है कि वे अब माता पिता के साथ नहीं हैं। अचानक ओल्ड हैग दरवाजा खोलकर चिल्लाती है कि उठो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। सीखावा कहता है कि उसने पहले ही उनका नाश्ता और लंच तैयार कर दिया है। जब ओल्ड हैग उन्हें डांट रही थी, कटारो उसके बाल खींचकर उसे शैगी कहता है। वह धमकाती है, अगर तुमने मुझे फिर शैगी कहा तो मैं तुम्हारे बाल ऐसे ही काट दूंगी। सीखावा इसकी कल्पना करके इसे प्यारा कहता है। फिर वह रय्यू को स्कूल यूनिफॉर्म देती है, क्योंकि वह अब उसकी अकादमी का छात्र बनेगा। यह जानकर कि वह नई वर्दी खरीदने की तकलीफ उठाएगी, वह उसके जाते समय आभार दिखाता है। डेकेयर में जब काटेरो जूते उतारता है, उजेदा हैरान है कि सस्ती स्टीक वाली बुढ़िया रय्यू के लिए वर्दी खरीदेगी। वह काटेरो से कहता है, मैं क्लास जा रहा हूँ, लंच टाइम पर लौटूंगा, और उसे डेकेयर में छोड़ देता है। क्लास की ओर जाते हुए वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है, क्योंकि अन्य छात्र उसे घूर रहे हैं। तभी हयातो आता है और कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बच्चों को साथ लाए हो। रय्यू मुड़कर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ताका बताता है कि काटेरो तुम्हारे पीछे आना चाहता था, इसलिए वे साथ आ गए। काटेरो रय्यू को गले लगाता है, जबकि अन्य बच्चे उसे खेलने को कहकर शर्मिंदा करते हैं। हयातो उन्हें चुप कराने के लिए मुट्ठी उठाता है और ताका रोते हुए भाग जाता है, भाई को गंदा कहते हुए। वह लड़की पूछती है, बच्चे यहाँ क्यों हैं, और स्कूल को खेल का मैदान बनाने पर डांटती है। बच्चे डर के मारे रोने लगते हैं और रय्यू से चिपक जाते हैं। वह माफी मांगता है और बच्चों को वापस डेकेयर ले जाता है। ये लड़की अमाता है, स्कूल की टॉपर छात्रा, पर उसका व्यवहार ऐसा है कि लोग कहते हैं वो रय्यू के प्रति बहुत मतलबी है, पर वो अनसुना कर चली जाती है। इस बीच वे डेकेयर लौटते हैं और उजेदा को हमेशा की तरह सोता पाते हैं। हयातो उसे मारता है, जिससे वो अपनी गहरी नींद से जाग जाता है। रय्यू काटेरो को देखता है, जो हुई घटना से दुखी लगता है। वह उसे खुश करने के लिए उसका सिर सहलाता है। अमाता आती है और टका का लंच देती है, जो वो भूल गया था। उसकी माँ ने भेजा था, जो उनके स्कूल में टीचर हैं, पर उसे वहाँ देखकर बच्चे डर से कांपने लगते हैं। जैसे ही अमाता जाने लगती है, उजेदा दर्द से चिल्लाता है कि उसका पेट दुख रहा है। वो हयातो से कहता है उसे नर्स ऑफिस ले जाने को, और रय्यू और अमाता को बच्चों की देखभाल करने को कहता है। वे दोनों हैरान रह जाते हैं जब वे उन्हें जाते हुए देखते हैं। रय्यू अमाता को आश्वस्त करता है, मैं अकेले संभाल लूंगा, तुम क्लास में वापस जा सकती हो। वह उजेदा द्वारा दी गई जिम्मेदारी निभाने के लिए रुकने पर जोर देती है। हालांकि बच्चे रय्यू के पीछे डरी गिलहरियों की तरह छिपते हैं। बाद में अमाता सोती मिडोरी को गोद में लेने की पेशकश करता है। वह लाल होकर जोर से कहती है, मैं बस मदद करना चाहती हूँ। उसकी आवाज से मिडोरी जाग जाती है, रोने लगती है। रय्यू उसे चुप कराता है। टका अपनी तलवार से अमाता को चुप होता है। सभी बच्चे उसे खलनायक कहकर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। अमाता गुस्से से पूछती है, किसे खलनायक कह रहे हो। बच्चे डर जाते हैं। तभी रय्यू देखता है कि अमाता रोने लगती है। बच्चों को माफी मांगने को कहता है, पर वह जबरन माफी नहीं चाहती। रय्यू के लिए दुखी है, जो इन बच्चों का बोझ उठाता है। रय्यू मुस्कुराकर कहता है, वे बोझ नहीं है। पर अमाता उसे तकिया मारती है, कहती है, ऐसी मुस्कान मत दो। वह उस पर खिलौने फेंकती है, रोती है कि बच्चे उसे नहीं, रय्यू को पसंद करते हैं। कहती है, पढ़ाई ही एक चीज है जिसमें मैं अच्छी हूँ। किरिन हाथ गोद में रखती है। जब अमाता अपने आंसू पोंछती है, वो कहती है, रो मत, और सब बच्चे उसे आंसू भरी आंखों से देखते हैं। वो उन्हें गले लगाती है और वे सब उससे माफी मांगते हैं। जल्द ही हम उसे बच्चों के साथ शांति से सोते हुए पाते हैं। बाद में कटारो अपने स्वेटर पर बाघ को घूरता है और रय्यू पूछता है, क्यों। किरिन कहता है वो दुखी है क्योंकि टाका ने कहा बाघ न देखकर उसकी टी शर्ट पहनना मूर्खता है। टाका कहता है, मैंने सिर्फ सच बोला। हेहाटो उसके सिर पर मारता है और कटारो का अपमान करने पर डांटता है। टाका रोता है और कहता है, भाई तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम मुझसे नफरत करते हो। हेहाटो सीधे कहता है कि वो उसे खास पसंद या नापसंद नहीं करता। टाका और रोता है और यूजेटा के पास भाग जाता है। वो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ भाई। हेहाटो टाका को उठाता है और अपने भाई को घर ले जाता है। बाद में रय्यू कटारो को कहता है, चलो इस वीकेंड साथ चिड़ियाघर चलते हैं। दूसरे बच्चे भी चिड़ियाघर जाने की इच्छा जताते हैं। यूजेटा आता है और कहता है कि वो सबको ले जाएगा। सबको ले जाने का फैसला करते हुए वो कहता है, मैं चिड़ियाघर नहीं जाना चाहता।
साथ चलें क्योंकि उसे सप्ताहांत काम का पैसा मिल सकता है। खाने के दौरान कटारो खाते हुए रयू चेयरवुमन से चिड़ियाघर जाने की अनुमति मांगता है। वह मानती है पर यूजेटा को पैसे नहीं देगी क्योंकि माएं भी आ रही हैं। रयू उसे भी बुलाता है पर वह कहती है वहां बदबू आती है। यात्रा के दिन सीकावा रयू को चेयरवुमन से बड़ा लंच बॉक्स और पैसे देता है। चिड़ियाघर में वह मिले पैसों से यूजेटा को भुगतान करने की पेशकश करता है। यूजेटा मना करती है पर बच्चों की फोटो लेकर न आए पिताओं को बेचने की सोचती है। हेडो बास्केटबॉल कपड़ों में आकर ताका को छोड़ता है क्योंकि उसे प्रैक्टिस जाना है। अब वे सब जानवरों को देखने लगे। पहले बच्चे हाथी देखकर चकित हो जाते हैं। यूजेटा बच्चों की कई तस्वीरें लेती हैं जब वे उत्साह से जानवर देखते हैं। बाघ के शीशे से दहाड़ने पर बच्चे डर जाते हैं। वे सब यूजेटा और माओ के पास भागकर डर से कांपने लगते हैं। कटारो अभी भी बाघ के सामने बिना डरे खड़ा है। रयू उसके चेहरे पर घोर भय देखता है। वह कटारो को उठाता है, सोचता है जंगल में कटारो पहले खाया जाता। बाद में वे प्यारे बाघ के बच्चों को देखते हैं। यूजेटा लंच का समय बताता है। रयू लॉकर से अपना लंच लेने जाता है। वह कटारो को देखता है, कुछ घूरता है और मुड़कर देखता है। एक परिवार चिड़ियाघर में मजे करता है और वह अपने माता पिता की कल्पना करता है। तभी यूजेटा उसे बुलाती है और जल्दी करने को कहती है। माताएं सीकावा के प्यारे जानवर आकार के खाने से भरे लंच बॉक्स की तारीफ करती हैं। लंच के बाद यूजेटा खरगोशों के साथ बच्चों की तस्वीर लेता है, पिता खरीदेंगे सोचकर। कटारो एक भेड़ को इशारा करके चेयरवुमन जैसा झबरा कहता है। रयू और कटारो ओल्ड लेडी के पास आते हैं जैसे यूजेटा फोटो खींचता है। बाद में ताका कटारो को बाज दिखाता है और अपने नाम के अर्थ पर गर्व करता है। रयू ताका को बताता है हायाबुसा बाज में हयातो का नाम भी है। ताका इनकार करता है कि हयातो उसका भाई है, फिर कटारो को लेकर चला जाता है। बाद में वे खिलौने की दुकान जाते हैं। बच्चे खिलौने उठाकर मां से खरीदने की जिद करते हैं। कटारो को झबरी बूढ़ी जैसा कीचेन चाहिए। रयू उसे भुगतान के लिए ले जाता है, ताका और यूजेटा को छोड़कर। यूजेटा ताका को भाई के लिए स्मृति चिन्ह खरीदने को कहता है पर वो शर्माकर मना करता है। तभी वो अपने भाई जैसे किसी को देखकर पीछे भागता है जब यूजेटा स्मृति चिन्ह चुन रहा था। बाकी लोग यूजेटा के पास आते हैं पर ताका गायब है। अंधेरा होते ही ताका भाई के पीछे भागता है पर वो आदमी घड़ी देखता है और ताका समझ जाता है। वो वापस जाने की सोचता है और दौड़ता है पर फिसल कर गिर जाता है। खो जाने का एहसास होने पर वो अपने बड़े भाई के लिए रोने लगता है। तभी हयातो आकर उसे उठा लेता है। वो उसे बेवकूफ कहता है और कहता है कि मर्द खोने पर नहीं रोते। रयू भी वहां पहुंचता है और ताका को ठीक देखकर राहत महसूस करता है। हयातो ताका को मारता है और माफी मांगने को कहता है। बाद में दिन खत्म होने पर सब अलविदा कहते हैं। रयू खुश है कि हयातो आया और बताता है कि ताका उसके बिना अकेला था। हयातो कहता है कि वह आया क्योंकि मां ने ताका को अकेला छोड़ने पर उसे मारा था। कटारो और ताका सो रहे हैं। ताका नींद में बुदबुदाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई। हयातो कहता है, बेवकूफ, मैं भी तुझसे नफरत नहीं करता। रयू हयातो को चिढ़ाता है, तुम ठंडे लगते हो पर मुझे पता है तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो। अगले दिन कटारो किताब पढ़ रहा है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं। यूजेटा कैलेंडर देखकर समझता है कि वैलेंटाइन डे है। वह बच्चों को बुलाता है और हाथ फैलाता है पर बच्चे अनजान लगते हैं। कटारो यूजेटा के हाथ पर हाथ रखता है। वह कहता है, यह नहीं, मुझे तुम्हारी माँ के भेजे वैलेंटाइन उपहार चाहिए। बच्चे कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। यूजेट आह भरता है। इधर कक्षा में लड़कियां वैलेंटाइन की बातें कर रही हैं। वे शर्मीली युकी से पूछती हैं कि क्या वह किसी को पसंद करती है, पर वह घबरा जाती है। एक लड़का क्यू से पूछता है कि क्या किसी ने उसे वैलेंटाइन चॉकलेट दी। जब रयू इनकार करता है तो युकी राहत से मुस्कुराती है क्योंकि उसे उस पर क्रश है। तभी एक लड़की हयातो को चॉकलेट देती है पर वह कहता है, मुझे पसंद नहीं। लड़के चिल्लाते हैं, पागल हो क्या, नहीं चाहते तो हमें दे दो। मुख्य आकर्षण यागी है, एक प्रतिभाशाली छात्र जिसे लड़कियां चॉकलेट से नहला रही हैं। इससे इनामदा गुस्सा हो जाती है क्योंकि स्कूल में उपहार देना मना है। लड़कियां कहती हैं, क्या समस्या है, आप बस मूड खराब कर रहे हैं। यागी बीच में आकर कहता है कि वह ये उपहार क्लास के बाद स्वीकार करेगा। फिर वह इनामदा से पूछता है, आप कल बेबीसिटर्स की मदद कर रही थी, है ना? मैं वास्तव में बेबीसिटर क्लब में शामिल होना चाहता हूँ। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? इनामदा को याद आता है कि डे केयर सेंटर नए सदस्य ले रहा है। वह गुस्से में चिल्लाती है, खुद क्लब से पूछो, और चली जाती है। यागी का दोस्त नेजू चुपचाप सब कुछ देख रहा है। इनामदा सोचती है, मानती है कि वह वाकई मूड खराब करती है। वह रोते हुए कहती है, मैं जहां भी जाती हूँ मजा किरकिरा कर देती हूँ। वह डे केयर लौटने से डरती है, सोचती है बच्चे उससे नफरत करेंगे। अब यागी डे केयर कमरे में जाकर बेबी सिटर क्लब में शामिल होने को कहता है। रयू किसी के बच्चों की देखभाल में रुचि दिखाने पर बहुत उत्साहित है। फिर वह अपना और डे केयर के हर बच्चे का परिचय देता है। यागी खुद का परिचय देता है और किरण की चोटियों की तारीफ करता है। वह खुशी से दिखाती है। फिर वह कहता है, ताकि तुम भाई जैसे कूल हो, और वह उत्साह से कहता है, हाँ मैं कूल हूँ। वह मिडोरी की आंखों की तारीफ करता है जो उसे खुश करता है। ताकुमा और काजुमा से वह कहता है, तुम दोनों सबसे अच्छे दोस्त लगते हो। रयू हैरान है कि यागी ने बच्चों से इतनी जल्दी दोस्ती कर ली। लाइब्रेरी में इनामदा सुनती है कि यागी बच्चों को घूरता है। वह उन्हें बचाने डे केयर दौड़ती है। इस बीच यागी
कटेरो पर मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान रयू को चिंतित करती है। यागी कहते हैं कटेरो गोल मटोल लगता है और छूने से पहले इनोमाता आकर यागी को रोकती है। वह फर्श पर खून देखकर चौंकती है, पर यागी को कटेरो के गाल छूने से नाक से खून आया है। लेकिन बात और भी गंभीर है क्योंकि यागी का दोस्त नेजू आकर उस पर विकृत होने का आरोप लगाता है। डर कर रयू बच्चों को यागी से दूर करता है, जो कहता है ज्यादा चॉकलेट खाने से नाक से खून आया। पर नेजू कहता है मैंने तुम्हें कुछ खाते नहीं देखा। वह उसे खींच कर ले जाता है और यागी क्लब न जोड़ने पर सहमत होता है। पर वह पूछता है कि क्या वह कभी कभी बच्चों के गाल छूने आ सकता है। युजिदा मिडोरी का गाल छूते हुए कहता है गाल छूना मजेदार है। बच्चों ने सिर्फ चॉकलेट के बारे में सुना और अब वे भी खाना चाहते हैं। यागी उन्हें चॉकलेट देने लगता है, पर नेजू उसे रोक लेता है। बच्चे इनोमाटा से चॉकलेट मांगते हैं, पर वह मना कर देती है, जिससे वे रोने लगते हैं। हालांकि वह कल चॉकलेट का वादा करके उन्हें खुश करती है और वे खुशी से कूदने लगते हैं। दिन के अंत में रयू और इनोमाता साथ घर जाते हैं। वह उसे रुकने को कहता है क्योंकि वह एक दुकान में जाता है। कुछ मिनटों बाद वह लौटता है और कटेरो उसे चॉकलेट का एक छोटा डिब्बा देता है। रयू कहता है कि कैंपस के बाहर चॉकलेट देना ठीक है। इनोमाता कहती है वह बहुत सख्त है। रयू कहता है उसे यह पसंद है। वह अलविदा कहकर चला जाता है और इनोमाता लाल हो जाती है। यूकी चुपके से उन्हें देख रही है, सोच रही है क्या वे रिश्ते में हैं। इस बीच यागी बच्चों के लिए चॉकलेट खरीद रहा है और नेजू को बताता है मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कटेरो के गाल चॉकलेट से भरे हैं और नाक से खून बह रहा है। रात में साइकावा रयू और कटेरो को अपने हाथों से बनाई चॉकलेट देता है। कटेरो एक लेने की कोशिश करता है तो साइकावा उसकी मदद करता है। चॉकलेट लेकर कटेरो भाई को मुंह खोलने को कहता है। रयू खाता है और धन्यवाद देता है। कटेरो मुस्कुराता है। इस बीच इनोमाटा डेकेयर बच्चों के लिए सबसे अच्छी चॉकलेट चुनने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह पी कक्षा के दौरान लड़के ठंड में कांप रहे थे। रयू ने हयातो से पूछा कि वो कैसे स्थिर रहता है। हयातो ने माना कि उसे ठंड लग रही है और एक लड़के ने कहा क्या तुम क्राइबोर्ग हो। तभी युजिटा बच्चों को गाड़ी में लेकर आया। वे उत्सुकता से उसे गाड़ी से बाहर निकालने के लिए कहने लगे। बच्चे तुरंत रयू की ओर दौड़े और वह उनकी गर्मी से सुकून पा गया। रयू ने युजिटा से गाड़ी के बारे में पूछा। उसने कहा कि वह इससे बच्चों को टहलते समय भटकने से रोकता है। वे बिल्कुल जानवरों की तरह हैं। बच्चों ने कहा अरे मूर्ख युजेटा, हम जानवर नहीं हैं। जवाब में युजेटा ने उन्हें डराया। क्या होगा अगर कोई अजीब आदमी तुम्हें अगवा कर ले, अंधेरे कमरे में बंद कर दे। कोई तुम्हारी चीखें नहीं सुनेगा और फिर तुम्हें पूरा निगल लिया जाएगा। रयू ने युजेटा से कहा कि उन्हें न डराए, वे सच में डर गए हैं। लेकिन उसने बच्चों को अजनबियों के साथ जाने से सावधान किया। अन्य लड़कों ने देखा कि रयू बच्चों से घिरा गर्म लग रहा है तो वे डरावने ढंग से बच्चों की ओर हाथ बढ़ाने लगे। वे उन्हें हीट पैक कहकर पीछा करते और उन पर लड़ते हैं। पास में एक रहस्यमय आदमी बच्चों को देख रहा है। रयू दो छात्रों को किरिन से दूर रखता है जो युजेटा के पीछे छिपता है। ताकेरू अपने भाई के पास दौड़कर मदद मांगता है। एक लड़का काजुमा को पकड़ता है जो डर से सिकुड़ जाता है। रयू ताकुमा को झाड़ियों में जाते देख उसे वापस बुलाता है। अंदर आते ही अजनबी उसके सामने खड़ा मिलता है। वह उसे पकड़ लेता है। रयू काटेरो को किसी को देकर ताकुमा को बचाने दौड़ता है। हेयातो अपना जूता उतारकर अजनबी पर फेंकता है। सीधा निशाना लगा। यह शानदार चाल थी। ताकुमा खुशी से मुस्कुराता है जब अजनबी गिर जाता है। युजेटा हेयाटो की तारीफ करता है। रयू पूछता है ताकुमा उसे जानता है क्या। ताकुमा खुशी से बताता है कि वह उसका और काजुमा का पिता है। डे केयर सेंटर में वह सारे उपद्रव के लिए माफी मांगता है। रयू पूछता है कि वह झाड़ियों में इतना संदिग्ध क्यों लग रहा था। युजेटा बताता है वह एक अभिनेता है जो हाल में टूथब्रश विज्ञापन में था। वह मशहूर है। कुसुके बताते हैं कि वह हंगामा नहीं चाहते थे अगर कोई उन्हें पहचान लेता। पर रयू और हियातो उसे अभिनेता के रूप में नहीं पहचानते। वह सिकुड़ जाता है। अपनी प्रसिद्धि को ज्यादा आंकने का एहसास होते ही वह कहता है मैं शर्मिंदा हूं और रोते हुए बताता है 6 महीने में पहली छुट्टी है। वह बच्चों के साथ समय बिताना चाहता था। डर था कि वे उसे भूल न जाएं। रयू सुझाता है बच्चों के साथ डेकेयर में रहो, उन्हें अच्छा लगेगा। कुसुके मानकर रुक जाता है और रयू ताकुमा और काजुमा को बुलाता है। वह काजुमा को उठाकर उसके पिता को देता है, लेकिन काजुमा रोने लगता है। कुसुके दरवाजा खोलकर कहता है मैं जा रहा हूं। रयू रोकता है, कहता है काजुमा अनजानों की गोद में नहीं जाता। यह सुनकर उसके जख्मों पर नमक छिड़क गया। वह कहता है अगर आज चले गए तो बेटों से दूरी और बढ़ेगी। कुसुके भावुक हो जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं। रयू कहता है मैं बच्चों से आपका मेल कराऊंगा। तभी ताकुमा कहता है कोकुन तुम तो रोते बहुत हो। अब कुसुके ताकुमा के साथ खेलता है पर काजुमा रोकर कहता है उसे वापस दो। फिर वह मिडोरी के साथ उछाल कूद करता है और काजुमा फिर से रोने लगता है। रयू के समझाने पर भी काजुमा डर से रोता रहता है। कुसुके बच्चों के साथ गाड़ी खींचता है पर काजुमा कहता है डरावना। युजादा फुसफुसाता है मुझे नहीं पता था काजुमा पिता से इतना नफरत करता है। कुसुके हारकर कोने में बैठा है। फिर बेटों से जाकर खेल बिगाड़ने की माफी मांगता है। वह कहता है खूब मजे करो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह जाने का फैसला करता है और बेटों को अलविदा कहता है। कुसुके धीरे धीरे बाहर निकलता है पर एक छात्रा से टकरा जाता है। लड़की तुरंत उसे पहचान लेती है। उसकी चीख से और लड़कियां आ जाती हैं जो अभिनेता से ऑटोग्राफ और फोटो मांगती हैं।
तभी कुजुकी पापा की आवाज सुनता है और देखता है कि रयू और हियातो ने ताकुमा और काजुमा को उठा रखा है। वे चाहते हैं कि वह वापस आ जाए। अभिनेता पिता इतने खुश हैं कि रो पड़ते हैं। वह भीड़ से गुजरते हुए पूछता है कि क्या उन्होंने उसे पिता कहा। एक शिक्षिका सीटी बजाकर चेयरवुमन की तस्वीर दिखाती है। वह चेतावनी देती है, अगर वे कक्षा में नहीं लौटे तो 1 साल पीछे रह जाएंगे। लड़कियां जल्दी से वहां से भाग जाती हैं। शिक्षिका उसकी पत्नी है और माफी मांगते हुए बताती है कि युजेदा ने उसे सब कुछ बताया। वह कहती है कि वह जुड़वाओं को उसकी अनुपस्थिति में उसकी फिल्में दिखा रही थी। आखिरी फिल्म में वह अपहरण करता था, इसलिए काजुमा उससे डरता है। वह कहती है कि खलनायक की भूमिका में वह बहुत कूल था। तभी ताकुमा और काजुमा पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ खेलेगा। कुसु आंसू बहाते हुए उन्हें गले लगा लेता है। दोनों बच्चे पिता के साथ खुश हैं, जबकि कटेरो चुपचाप उन्हें देखता है। अगली सुबह सुंदर चेरी के फूल खिलने के साथ शुरू होती है। स्नातक होने के बाद यह रियू का हाई स्कूल का पहला दिन है। वह बेबीसिटर भर्ती पोस्टर लगाने बुलेटिन बोर्ड जाता है, पर वहां पहले से ही दूसरे क्लबों के पर्चे लगे हैं। फिर वह डेकेयर रूम में जाता है, जहां बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे गिरा देते हैं। उसका पोस्टर गिरकर कटेरो के सिर पर आ जाता है। कटेरो वैसे ही खड़ा रहता है, पोस्टर हटाने की कोशिश नहीं करता। युजेदा भी बस कटेरो के सिर से पर्चा पढ़ने लगता है, तो रियू उससे कहता है कि पढ़ने से पहले कम से कम इसे उतार दे। युजेदा तब सुझाव देता है कि वे घूमकर दूसरे क्लब देखें। जुड़वां बच्चे खुशी से मान जाते हैं। ताका अपने भाई के क्लब जाना चाहता है और किरिन भी उत्साहित है। गलियारे में बच्चे हाथ पकड़कर परेड करने लगते हैं। वे गाना गाते और नाचते हैं, पादने का नाटक करते हुए। यह बहुत मजेदार है और कटेरो लय पकड़ने में बार बार चूक जाता है। रियू शर्मिंदा है क्योंकि सबका ध्यान उन पर है। किरिन उत्साह से ड्रामा क्लब का दरवाजा खोलती है, लेकिन वह डर जाती है और ताकुमा को छोड़कर बाकी सब भी, जब वे उसकी माँ को जॉम्बी रूप में देखते हैं। इस क्लब को चलाने वाली उसकी माँ कहती है, क्या तुम अपनी माँ को नहीं पहचानते? यह मेकअप की शक्ति है। रयू उसे रोकता है, कहता है, मैडम वे सब आपसे डर रहे हैं, जबकि बच्चे पीछे छिपकर कांप रहे हैं। वह रयू से बात करने लगती है, तभी काटेरो उसकी पैंट खींचता है, गलियारे में भागते बच्चों की ओर इशारा करता है। वह उससे माफी मांगता है, कहता है, माफ करें, मुझे जाना होगा, और युजेदा को बुलाता है जिसके चेहरे पर डरावना मेकअप है। गलियारे में दौड़ते हुए जुड़वां बच्चे अपनी माँ से मिलते हैं। वे उसकी बाहों में दौड़कर गले लगते हैं। वह पूछती है, क्या कर रहे हो, और रयू बताता है कि वे दूसरे क्लब देख रहे हैं। तभी किरिन को मीठी खुशबू आती है और बच्चे उस दिशा में भागते हैं। किरिन की माँ भी जाती है और रयू बच्चों के पीछे जाता है, पर एक चींटी देखकर रुक जाता है। वह उसकी ओर इशारा करता है और युजेदा और मिडोरी भी उसे देखने आते हैं। इस बीच बच्चों को रसोई मिल जाती है, लेकिन कुकीज अभी तैयार नहीं है। इनामाता, जो कुकिंग क्लब में है, बताती हैं ये बच्चे बेबीसिटिंग क्लब से हैं। रयू आता है, पूछता है कि बच्चे कहीं दिखे क्या, और बच्चे रयू को देख खुश हो जाते हैं। इनामाता उसे डांटती है बच्चों पर ध्यान न देने और उन्हें भागने देने के लिए, पर जल्द ही वो महसूस करती है कि सबको डरा दिया और शर्मिंदा होकर माफी मांगती है। एक लड़की कहती है, आपने दिखाया कि आप सच में बच्चों की परवाह करती हैं। रयू परेशानी के लिए माफी मांगता है और कहता है, बच्चों चलो चलें। टाका जाने से मना करता है क्योंकि वो पहले मिठाई चाहता है, इसलिए रयू को उसे और बाकी बच्चों को जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। रोते टाका को शांत करने के लिए कहता है, चलो स्पोर्ट्स क्लब, तुम्हारा भाई वहां बेसबॉल खेलता है। वे बाहर जाते हैं और एक छात्र कहता है कि रयू बच्चों की देखभाल में फंस गया है। टाका उत्सुकता से क्लब को देखता है और खुशी से चमकता है जब उसका भाई उसे देखता है, पर हेहाटो जल्दी नजर हटा लेता है, जिससे टाका दुखी होकर उसे मतलबी होने के लिए डांटता है। हेहाटो आकर टाका को मारता है और वह और जोर से रोने लगता है। वह रयू को कहता है कि उनकी टीम बेकार है, और एक सदस्य चिल्लाता है, मैंने सुना जब वह लौटता है। रयू महसूस करता है कि उसके साथी एक ऐसा मजा ले रहे हैं जिससे वह वंचित है। काटेरो और चींटियां ढूंढता है, पर जब भाई का ध्यान खींचता है तो उसका उदास चेहरा देखता है। युजिदा भी इसे नोटिस करती है। चींटियां रयू को पूछती हैं, हम अगला कहाँ जा रहे हैं? रयू कहता है, मुझे बेबीसिटर क्लब का पोस्टर लगाने की जगह ढूंढनी है। वह छोटे भाई को साथ आने को कहता है, पर काटेरो सिर हिलाकर मना कर देता है। वह ठंडा दिखता है, पर अकेले जाने से दुखी होता है। रयू के जाने के बाद काटेरो अपने समूह से भागने लगता है। वह पोस्टर को बुलेटिन बोर्ड के एक कोने में लगा देता है। फिर वह अपने भाई के साथ न आने पर उदास हो जाता है। तभी हिहाटो काटेरो के साथ आता है और कहता है, मैं भी बेबीसिटर क्लब में शामिल होना चाहता हूँ। ये रहा मेरा आवेदन। काटेरो ने उसकी पैंट खींचकर उसे भर्ती किया था। हिहाटो कहता है, काटेरो ने देखा कि तुम उदास थे और तुम्हें दोस्तों की जरूरत थी। रयू हैरान है कि उसका छोटा भाई उसे कितना अच्छी तरह समझता है। बाकी बच्चे दौड़ते हुए आ जाते हैं। वे अपनी कुकीज लेकर रयू को खुश करने के लिए उसे देते हैं। वह भावुक हो जाता है। क्लब खत्म होने पर लड़के बैठ जाते हैं और युजिदा उन्हें एप्रन पहनाती है। इनामाता कभी कभी बच्चों के लिए कुकीज लाती हैं। हेहाटो कहते हैं, दांत टूट सकते हैं,
वह गुस्से से कहती है तो मत खाओ। अगली सुबह रयू की आंखें खुलती हैं और वह भारीपन महसूस करता है। काटेरो उसकी छाती पर गहरी नींद में है। वह आंखें मलता है जब चेयरवुमन अचानक कमरे में आकर उसे डांटती है। जैसे ही वह उठता है वह फर्श पर गिर जाता है। वह उठने की कोशिश करता है पर बार बार फिसल जाता है। सीकावा रयू की आवाज बदलने पर बधाई देता है पर चेयरवुमन उसे मारती है। वह फिर कटेरो को ले जाती है कहते हुए अगर वह सब सर्दी भी लग गई, परेशानी दोगुनी हो गई। काटेरो दरवाजे पर खड़ा रहकर कूकता है। वह उसे रयू की दवा बनाने बुलाती है। रयू आराम करता है। इस बीच काटेरो उसे शैगी कहता है। चेयरवुमन कंबल लेकर पूछती है कंबल या मुझे कह रहे हो? वह दोहराता है। वह कंबल फेंककर उसे आने को कहती है। रसोई में वह गुस्से से नींबू काटती है। काटेरो कहता है राक्षसी। वह उसे नींबू निचोड़ने को कहती है। रयू को शहद नींबू से आराम मिलेगा। काटेरो फर्श पर बैठ जाता है। वह नींबू निचोड़ता है पर कुछ नहीं निकलता। चेयरवुमन मदद पूछती है पर वह मना करता है। आखिर में वह एक बूंद निकालने में कामयाब होता है। वह मुस्कुराकर दिखाता है। वह और निचोड़ने को कहती है। वह जूसर ढूंढती है पर काटेरो को खुद ही निचोड़ने देती है। वह निचोड़ना खत्म करता है पर खड़े होते ही रस गिरा देता है। चेयरवुमन उसे नींबू का दूसरा हिस्सा देकर फिर कोशिश करने को कहती है। रस साफ करते हुए वह कहती है कटेरो बहुत दृढ़ है। बाद में वह चावल का दलिया लाकर इकावा से रयू के बारे में पूछती है। वह कहता है बुखार कम हुआ है और बुढ़िया कहती है उसे आराम करने दो। दरवाजा बंद करते ही रयू अपने परिवार के सपने देखने लगता है। उसके माता पिता एक और यात्रा पर जा रहे हैं। इस बार वे कटेरो को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। रयू कटेरो को न ले जाने की मिन्नत करता है। डर है वह लौटेगा नहीं। वह नींद में रोता है पर कटेरो जीवित है और भाई के आंसू पहुंचता है। चेयरवुमन आकर बताती है उसके हाथों पर नींबू लगा है। वह उसे गर्म पेय का कप देती है। बताती है कि कटेरो ने बनाया है। पीते हुए वह भगवान का शुक्र करता है कि छोटे भाई को नहीं ले गए। कटेरो मुस्कुराता है जब रयू उसका सिर सहलाकर धन्यवाद देता है। चेयरवुमन कटेरो को उठाकर कहती है उसे जाना होगा। वह भ्रमित होता है। गरीब लड़के ने सोचा दवा से भाई ठीक हो जाएगा पर वो कहती है रयू को आराम चाहिए। रयू चिंता करता है कि कटेरो को ठंड लग सकती है जिससे वो निराश हो जाता है। फिर वो एक कुर्सी के नीचे बैठकर मुंह फुला लेता है। सीकावा उसे आइसक्रीम से लुभाने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता। वो बहुत परेशान है। अगली सुबह मिडोरी की माँ उसे रयू के पास छोड़ जाती है और वो अलविदा कहती है। रयू कटेरो से कहता है चलो कहानी की किताब पढ़ें जब तक दूसरे नहीं आते। पहले वो मिडोरी का डायपर बदलने लगता है पर पता चलता है कि डायपर खत्म हो गए हैं। जैसे ही वो वाइप्स लेने के लिए अलमारी खोलता है वो दरवाजे की ओर रेंगती है। जब एक छात्र दरवाजा खोलता है वो गंध से घृणा करता है। जैसे ही मिडोरी उसकी पैंट खींचती है वो गिर जाता है। रयू हैरानी से देखता है जब लड़का चिल्लाता है कुछ करो। बाद में वे बैठकर बात करते हैं। वो गंध की शिकायत करता है। कहता है क्या ये पूप क्लब है? कटेरो सिंड्रेला की किताब पकड़े हुए है जब वे बात कर रहे हैं। वो मिडोरी को पूप फैक्ट्री और कटेरो को स्पेस कैडेट कहता है। रयू ने कटेरो का बचाव किया जब लड़के ने पूछा कि क्या वह मिडोरी नाम की लड़की की देखभाल कर रहा है क्योंकि उसे नहीं पता कि पूप फैक्ट्री ही मिडोरी है। रयू ने पूछा कि उसे उसमें दिलचस्पी क्यों है और उसने बताया कि वह अपनी भावी बेटी का चेहरा देखना चाहता है। रयू उलझन में पड़ गया और पूछा क्या तुम अभी भी छात्र नहीं हो? उसने कहा हाँ लेकिन मैं आपसे सीनियर हूँ। मुझे इनुई सेनपाई कहकर बुलाओ। रयू ने बताया कि मिडोरी की माँ शादीशुदा है पर इनुई मुस्कुराकर बोला कि प्यार में ये मायने नहीं रखता। रयू घबरा गया पर इनुई ने कहा कि तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हें प्यार का अनुभव नहीं है। फिर वह यह सोचकर जाने लगा कि मिडोरी वहां नहीं है। बाद में यूजेटा ने रयू के सामने हाथ हिलाया। इनुई से बातचीत ने उसे बेहोश कर दिया था। किरण ने उसे बताया वह आंखें खोले सो रहा था। बेचारा कटेरो वहां खड़ा था। सिंड्रेला पकड़े रयू के पढ़ने का इंतजार कर रहा था पर रयू ने कहा कि वह इसे बाद में पढ़ेगा। फिर उसने यूजेटा से मिडोरी के पिता के बारे में पूछा। यूजेटा ने बताया वह विदेश में खुदाई पर है, यह पुष्टि करते हुए कि मिडोरी की मां न तो विधवा है और न ही तलाकशुदा। रयू भयभीत है सोचकर कि वह पति को इनुई के साथ धोखा दे रही है। यूजेटा रयू को चिढ़ाता है, पूछता है क्या उसे बड़ी उम्र की औरतें पसंद हैं, पर वह मना करता है। कक्षा में वह हेहाटो को इसके बारे में बताता है। हेहाटो कहता है कि यह उनकी पसंद है, ऐसी उलझन से दूर रहो। कक्षा शुरू होती है पर रयू मिडोरी की माँ और इनुई की टिप्पणी के बारे में सोचता रहता है। उसे कभी प्यार नहीं हुआ। वह सुनता है कि युक्की प्यारी है इसलिए उसे घूरता है, लेकिन उसे युक्की के प्रति कोई आकर्षण नहीं लगता। युकी शर्मा जाती है जब उसे रयू का घूरना नजर आता है। गलियारे में वह सोचता रहता है जब तक इनोमाता नहीं आती। वह धोखा देने पर उसके विचार पूछता है। वह कहती है कि धोखेबाजों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर वह पूछता है क्या उसे कभी क्रश हुआ। इनोमाता नाराज होती है क्योंकि उसे प्यार का अनुभव नहीं। रयू डेकेयर सेंटर लौटता है। बच्चे इनुई पर नाक का मैल लगा रहे हैं। किटारो सिंड्रेला की किताब पढ़ रहा है। रयू बच्चों को बुलाकर टिश्यू से उनकी नाक साफ करने में मदद करता है। वह मिडोरी को गोद में लेकर कहता है कि कमजोरों को तंग करना अच्छा नहीं है। इनुई रयू के पास आकर कहता है मुझे पता चला कि पूप फैक्ट्री मिडोरी है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और वह उसकी उंगली काट लेती है। बच्चे भी उसे कमजोर कहते हैं। रयू तर्क देता है कि पति और बच्चे वाली औरत को लेना सही नहीं है। इनुई कहता है
उसका पति नहीं रहा, वह दूर है, यानी मर गया। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। अचानक मिदोरी की माँ उसे लेने आ जाती है। लाल चेहरे वाला इनुई उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। बच्चे उसे उबला हुआ ऑक्टोपस कहने लगते हैं। वह हकलाते हुए कुछ कहने लगता है, पर मिदोरी जोर से रोने लगती है। वह मिदोरी को गोद में लेकर थपथपाती है और उसे सिहरन होती है। मिडोरी पापा के जल्द घर आने का आश्वासन देती है, जो इनुई को चौंका देता है। वह उसके दूर रहने वाले पति के बारे में पूछता है और वह बताती है कि वह तुर्की से खुदाई करके लौट रहे हैं। फिर वह पूछती है कि इनुई क्या कहने वाला था और वह शर्माते हुए कहता है, मैं भूल गया। वह मिडोरी की देखभाल करने की पेशकश करता है ताकि वह पति से मिल सके और वह उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देती है। बच्चे खिलौना तलवारों से हमला करते हैं और इनुई कोने में उदास हो जाता है। वह गुस्से में युजेदा से पूछता है कि उसे पति की स्थिति के बारे में कैसे पता था। युजेदा कहता है कि उसे यह मजेदार लगा और उसने खेल में शामिल होने का फैसला किया। इनुई शर्मिंदगी से अपना चेहरा छिपाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल बेवकूफ लग रहा था। रयू इससे असहमत होते हुए कहता है कि वह उसके सामने वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। इनुई मजाक करता है कि उसने क्रम गड़बड़ा दिया, पहले प्यार और शादी, फिर बच्चे। रयू फिर किटारो की ओर देखता है, जो अभी भी सिंड्रेला की किताब पकड़े हुए है। वह उससे माफी मांगता है और बच्चों को चित्र पुस्तक पढ़कर सुनाता है। फिर वह मिडोरी और उसकी माँ को पिता से खुशी खुशी मिलते हुए कल्पना करता है। अगले दिन स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि रयू ड्रैगन किंग ने दानव रानी मिडोरी के लिए पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन घबराइए मत, रेंजर्स 5 यहाँ हैं। टाका लाल है, कितारो नीला रेंजर है, जुड़वा दोनों पीले हैं। किरिन ध्यान नहीं दे रही है और चित्र बना रही है। टाका इसे बुरी तरह लेता है। किरिन अब बचकाना खेल नहीं खेलना चाहती, वह पढ़ना चाहती है। यह सुनकर सभी हैरान हैं। रयू चिंतित है कि वह इतनी जल्दी एक अमाता बन रही है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि वह जादूगरनी बनने की पढ़ाई करना चाहती है। टाका, जो स्पष्टतः नेता है, शायद मान जाता अगर हेई हाथों ने नहीं कहा होता कि लड़के जादूगर नहीं बन सकते। लेकिन अन्य बच्चों के बाहर होने से विवाद शुरू हो जाता है। टाका और किरिन जोश से बहस करते हैं कि क्या नायक या जादूगरनियां असली हैं। रयू हेई हाथों को यह नहीं बताने देता कि दोनों असली नहीं हैं, ताकि बच्चे अपने मासूम सपने देखते रहें। लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अब मामला बिगड़ रहा है। कितारो शांति बनाने की कोशिश करता है और धक्का खा जाता है। रयू भयभीत हो जाता है। बच्चा लड़ना शुरू कर देता है। टाका अगले दिन सबूत लाता है, लाल रेंजर के साथ अपनी फोटो। वह कहता है, देखो असली रेंजर्स होते हैं। फिर किरिन पर आरोप लगाता है कि उसके पास चुड़ैलों का कोई सबूत नहीं। किरिन अपनी चुड़ैल की किताब छिपाकर चिल्लाती है, मेरे पास सबूत है, मैं उड़कर दिखाऊंगी। बाहर दृढ़ चेहरे के साथ वह झाड़ू पर उड़ने की कोशिश करती है। युजेदा कहता है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। टाका कहता है, मैंने कहा था चुड़ैलें नहीं होती, चलो खेलने चलते हैं। किरिन कहती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उड़ नहीं लूं। रयू उसके लिए चिंतित है। युजेदा कहता है, तुम्हें कक्षा में लौट जाना चाहिए। किरिन आखिरकार हार मान लेगी। रयू हेहाटो को बताता है, वह कहता है, उसे सच बता दो कि चुड़ैलें नहीं होती। रयू कहता है, बच्चों के सपने तोड़ना ठीक नहीं है। तभी इनामाता आती है और डांटती है, टॉयलेट का रास्ता मत रोको, हट जाओ। रयू माफी मांगते हुए कहता है, आप जाइए। वह पूछती है, मैंने सुना तुम बच्चों के सपने तोड़ने की बात कर रहे थे, क्या कोई समस्या है? हेहाटो पूछता है, क्या आप हमारी बातचीत में शामिल होंगी? वह शर्माकर नहीं कहती और चली जाती है। रयू उसे रोकता है और कहता है, हमें आपकी राय चाहिए। हेव किरिन की समस्या बताता है। वह कहती है, मैं मदद कर सकती हूँ, दोपहर के खाने के समय मुझसे मिलिए। बाद में वह चुड़ैलों के सबूत वाली किताबें लाती है। रयू कहता है, यह डरावना है, हम बच्चों को यह भयानक इतिहास नहीं दिखा सकते। वह माफी मांगती है और दरवाजा पटक कर चली जाती है। यूकी सोचता है इनामाता और रयू का रिश्ता कैसा है। रयू को लगता है इनामाता अजीब पर दयालु है। वह चेयरवुमन के बारे में सोचता है, जो चुड़ैल जैसी लगती है। वह उसे चुड़ैल बनने को कहता, पर वह पढ़ने को डांटती है। यूजेदा किरिन को अंदर बुलाती है, पर वह कहती है, मैं उड़ने वाली हूँ। यूजेदा सोचती है, अगर वह न कूदे तो बाहर रहना ठीक है। काटेरो किरिन की चुड़ैल वाली किताब यूजेदा को देता है। वह पढ़ने लगती है। क्विंस भी कहानी सुनने के लिए दौड़ आता है। किरिन ऊपर देखकर एक कगार देखती है जहां से वह कूदकर उड़ सकती है। रयू डेकेयर जाता है किरिन के लिए बच्चों को जादू की किताबें दिखाने। वह किरिन को कूदने की तैयारी में देखता है और किताबें गिरा देता है। वह ठीक समय पर उसके गिरने को रोक लेता है। वह रोती रहती है, उसका सपना टूट गया है। रयू उसे सांत्वना देता है, सोचता है कि सच बताना चाहिए था, जैसा हयातो ने कहा था। तभी चेयरवुमन आती है, पूछती है, वह क्यों रो रही है? किरिन सिसकते हुए कहती है कि वह उड़ नहीं सकती। चेयरवुमन कहती है, बेशक नहीं, 100 साल का अभ्यास चाहिए। किरिन की आंखें फैल जाती हैं। पूछती है, क्या वह झाड़ू पर उड़ सकती है? वह कहती है, यह आपकी कल्पना पर निर्भर है। बच्चे भी उसकी बात सुनकर चकित हो जाते हैं। अंदर टाका किरिन से कहता है कि वे चुड़ैल का खेल खेल सकते हैं। किरिन और बच्चे मुस्कुराते हैं। रयू मानता है कि वह भी चुड़ैल समझ बैठा। अगले दृश्य में नेजू अपने भाई बहनों के साथ घर में दिखता है। अचानक वे किचाई को पिता पर चिल्लाते सुनते हैं कि वह जा रहा है।
और फिर वह भाग जाता है। रयू कपड़े सुखाता है जबकि किटारो चींटियों की कतार को घूरता है। वह उनका पीछा करने लगता है पर अचानक एक जगह पर रुक जाता है। किटारो वापस आकर रयू की पैंट खींचता है। वह चलते चलते रयू की पैंट पकड़े रहता है। रयू कहता है, पैंट खींचोगे तो मैं गिर जाऊंगा। रुकते ही रयू किचाई को झाड़ी में फंसा देखता है। वह उसे नेजू कहता है। किटारो उसे चूहा कहता है। किचाई झाड़ी से निकलने की कोशिश करता है। रयू मदद के लिए हाथ बढ़ाता है पर वह बच्चा कहता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, और हाथ झटक देता है। यह देख किटारो का नजरिया हिल जाता है। रयू उसे थपथपाकर कहता है, मुझे कोई चोट नहीं लगी। झाड़ी में फंस गया है। रयू पूछता है, क्या वह नेजू का भाई है? वह हाँ में सिर हिलाता है। वह किचाई से कहता है, तुम्हारा भाई और मैं एक ही स्कूल में हैं। वह पूछता है, क्या घर पर कुछ हुआ? पर किचाई चुप रहता है। रयू कपड़े धोने लगता है। कहता है, अगर बात करनी हो तो बस उसे बुला लेना। वह कितारो को किचाई के साथ रहने को कहता है। रयू नेजू को कॉल करना चाहता है पर उसका नंबर नहीं है। कितारो किचाई को देख रहा है जो अचानक घबराकर भागने को कहता है। हाथ पास आते हैं, वे यज्ञा के हैं। वह कितारो के गाल दबाता है। रयू और इनामाता आते हैं। यागी की नाक से खून बह रहा है। इनामाता गुस्से से कहती है, कितारो को छुओगे तो पुलिस बुलाऊंगी। वह चिढ़ाता है, तुम्हें भी चाहिए तो बारी का इंतजार करो। वह और भड़कती है। कितारो छिप जाता है जब यागी नाक साफ करता है। रयू कहता है, यागी को कॉल किया पर इनामाता को यहाँ देख हैरान हूँ। यागी बताता है, नेजू काम पर है तो वो आया। इनामता रास्ते में मिली तो उसे भी बुला लिया। पता चला कि नेजू का परिवार गरीब है और उनके 8 बच्चे हैं। नेजू का भाई उसकी तारीफ करता है, परिवार के लिए कमाई से लेकर पढ़ाई में अच्छा करने तक। सब हैरान हैं। यागी उसके बाल सहलाता है और कहता है, तुम क्यूट हो। वो चिल्लाता है, छोड़ो मुझे। इनामता खींचकर किचाई को डांटती है, तुम कितने बिगड़े हुए हो। तुम्हारे मेहनती भाई के उलट तुम घर से भागते हो और सबको परेशान करते हो। वो रोने लगता है और कहता है, काश वो अमीर होता ताकि वीडियो गेम खरीद सकता। इनामता पूछती है, क्या वो गेम के लिए भागा? पर रयू को लगता है कोई गहरी वजह है। अचानक त्सुकिची आता है। कहता है, बच्चों को अपनी पसंद की चीजें पाने का हक है। त्सुकिची यागी को देखकर कहता है, ये हवसी भी यहाँ है। मेरे भाई को कुछ किया क्या? यागी कहते हैं, मैंने किचाई के बाल सहलाए। वह चिढ़कर कहता है, उसे फिर मत छूना। त्सुकिची समझाता है कि खेल शायद बड़ों के लिए महत्वपूर्ण नहीं पर किचाई के लिए है, क्योंकि कक्षा में सिर्फ उसके पास नहीं है और उसका दोस्त उसे दिलाने पर जोर देता रहा। हालांकि वह जानता था कि उसका परिवार गरीब है। किचाई रोते हुए कहता है, वह अपने परिवार से प्यार करता है पर गरीबी से नफरत करता है। यागी को याद आता है जब उसने नेजू को गेम उधार देने की पेशकश की पर नेजू ने मना कर दिया और कहा कि वह अपना खुद का वीडियो गेम बनाएगा। वह जानता है कि कोई उसे नहीं खरीदेगा क्योंकि वह गरीब है। यह पहली बार था जब यागी ने किसी को कूल समझा। किचाई कहता है कि उसका भाई सच में कूल है। उसे याद आता है कि उसका भाई कितना मेहनती है। फिर वह रयू से उसे बाहर खींचने को कहता है और दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। रयू उसे थपथपाकर पूछता है, ठीक हो? छोटा किटेरो भी उसे थपथपाता है। यागी त्सुकिची को बाहर खींचता है और खेलने की कोशिश करता है पर लात खा जाता है। दोनों भाई इनामता से कहते हैं, हम नेजू जैसे अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। तभी घंटी बजती है। नेजू आया है अपने भाई के व्यवहार के लिए माफी मांगने। रयू को मिठाई का बॉक्स देता है। रयू स्वीकार करता है। इनामता हैरान है। किचाई बड़े भाई से माफी मांगता है जो उन्हें माफ कर देता है। नेजू किचाई को वह खेल देता है। त्सुकिची पूछता है, क्या तुमने बनाया? नेजू यागी को घूरता है। वह कहता है, मैंने नहीं बनाया पर एक सहकर्मी की शिफ्ट ली, उसने सस्ते में बेचा। फिर कहता है, नहीं पता यागी ने क्या कहा। उसे लात मारता है, फुसफुसाता है, आधा झूठ था। किचाई से कहता है, त्सुकिची के साथ खेल साझा करो। थपथपाकर कहता है, दोस्तों के साथ मजे करो। रयू इनामता को धन्यवाद देता है। वह शर्मा जाती है। अगले दिन युजेटा बच्चों के साथ खेलते हुए रयू से बात करती है। रयू कहता है, मुझे लंच ब्रेक में केमिस्ट्री का काम करना है तो आज लंच के लिए नहीं आ पाऊंगा। बच्चे उसे बाय बाय करते हैं। वह कटेरो को थपथपाता है और क्लास के लिए निकल जाता है। ब्रेक में युजेटा कहता है, चलो लंच करें, पर देखता है रयू अपना लंच बॉक्स भूल गया। वह सोचता है, मैं उसका लंच खा लूंगा, पर कटेरो उसकी पैंट खींचकर हाथ फैलाता है। वह पूछता है, क्या तुम अपने भाई को उसका लंच देना चाहते हो? कटेरो हाँ में सिर हिलाता है और दूसरे बच्चे भी साथ जाना चाहते हैं। युजेटा कहता है, पहले अपना लंच खाओ, और बच्चे उत्साह से खाने लगते हैं। सब खाने में व्यस्त हैं। युजेटा कटेरो को लंच देकर पहुंचाने को कहता है। वह कटेरो पर टैग लगाता है ताकि खो जाने पर वह मदद मांग सके। कटेरो सिर हिलाता है और धीरे धीरे डेकेयर से निकलता है। युजेटा हाथ हिलाता है लेकिन वह कटेरो के अकेले जाने की चिंता करता है। वह इनुई को बाहर देखता है। एक आइडिया आने पर मुट्ठी बांधता है, मिदोरी नकल करता है। अचानक उसके सामने एक फोटो आ जाती है। वह शर्मा जाता है। वह मिदोरी की माँ है। वह फोटो पकड़ता है और समझता है कि यह चारा है। बच्चे उसे मूर्ख कहते हैं।
कटेरो गलियारे में चलता है। छात्र घूरते और फुसफुसाते हैं, यह छोटा बच्चा कौन है। दो लड़कियां शिक्षक को बताने दौड़ती हैं, पर एक लड़का रोकता है, देखो वह पहले काम पर है। तभी कटेरो रुक जाता है क्योंकि वह इतनी नजरें देखता है। छात्र मदद की पेशकश करते हैं, पर वह कहता है मैं खुद जाऊंगा। छात्र उसके संकल्प की प्रशंसा करते और शुभकामनाएं देते हैं। इनुई परेशान है कि छात्रों ने मदद नहीं की, सोचता है कैसे फंस गया इस काम में। वह देखता है कि कटेरो छोटे पैरों से पहला कदम उठाता है। इस बीच रयू को याद आता है कि वह लंच भूल गया और हेडो को बताता है। हेडो पूछता है क्या हुआ। यूकी रयू को अपना लंच देती है, कहती है वह डाइट पर है। वह कहता है कि डाइटिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है। खैर वह प्यार नहीं समझ सकता, पर उसके दोस्त समझते हैं। लड़के मदद करते हैं और अपना लंच देते हैं। रोमांस का पल खत्म हो जाता है। वह व्यंग्य से कहता है अच्छा है कि परवाह करने वाले दोस्त हैं। डेकेयर में सभी बच्चे शांति से सो रहे हैं। युजेदा रयू को किटारो के आने की खबर देना चाहती है, पर सोचती है कि उसका फोन बंद होगा। फिर वह सोने के लिए लेट जाती है। इधर इनुई किटारो को देख रहा है, जो धीरे धीरे आधी सीढ़ियां चढ़ रहा है। मोड़ पर एक बच्चा उसके मुंह पर लात मारता है। लंच बॉक्स उड़ जाता है। जब सब कुछ खोने वाला था, इनुई कागज की थैली पहने लंच बॉक्स को पकड़ लेता है। वह इसे वापस रखकर किटारो को दे देता है। वह जाने वाला था, तब किटारो ने कहा धन्यवाद मास्क मैन। वह शर्मा जाता है। किटारो फिर अपना काम जारी रखता है। इनुई रुकने का फैसला करता है और सीढ़ियों पर उसके साथ चलता है। वह अन्य छात्रों को हटाता है क्योंकि किटारो सीढ़ियां चढ़ रहा है। रयू अपना काम पूरा कर लेता है। आखिरकार किटारो पहुंचता है, लंच बॉक्स छाती से चिपकाए हुए। रयू उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या वह यह लंच अकेले लाया। किटारो सिर हिलाकर हाँ कहता है। एक लड़का कहता है कि रयू और नहीं खा सकता, उन्होंने पहले ही बहुत खिला दिया है। किटारो के सुनने से पहले वह जल्दी से रोटी मुंह में डाल लेता है। रयू झूठ बोलता है धन्यवाद किटारो, मुझे सच में भूख लगी थी। वह किटारो को गले लगाकर कहता है चलो साथ में खाते हैं। लड़के इस त्याग से भावुक हो जाते हैं। यूकी की सहेली कहती है तुम्हारा असली प्रतिद्वंदी छोटा भाई है। यूकी शर्मा जाती है। रयू लंच बॉक्स खोलता है और देखता है कि खाना बिखरा हुआ है। वह किटारो को चावल खिलाता है और वे साथ में लंच करते हैं और किटारो ने अपना पहला काम सफलतापूर्वक पूरा किया। इनुई भी भावुक हो जाता है। भाई का प्यार देखकर खुश होता है। सिकावा रूमाल देता है। इनुई डर जाता है क्योंकि वह अचानक प्रकट हुआ। अगले दिन लड़कियां यूकी से पूछती हैं रयू में तुम्हें क्या पसंद है। वह लाल होकर कहती है धीरे बोलो, वह सुन सकता है। कक्षा के अन्य लड़के ईर्ष्या से सुनते हैं। लड़कियां कहती हैं चिंता मत करो, वह यहाँ नहीं है। यूकी आखिरकार रयू के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करती है। एक लड़की कहती है उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, दयालु और सुंदर दोनों। यूकी यह सुनकर चकित रह जाती है। दूसरी लड़की को याद आता है कि उसने उसका गिरा हुआ रबड़ उठाया था। फिर एक लड़की कहती है कि हयातो भी आकर्षक है। दूसरी सहमत होकर उत्साह से कहती है वह तो बहुत हॉट है। तीसरी लड़की जोड़ती है पर वह थोड़ा डरावना भी है। एक और लड़की कहती है इसीलिए तो वह हॉट है, वह क्योंकि बेबी सिटिंग में भी मदद करता है तो छुपे तौर पर अच्छा है। यूकी निराश हो जाती है जब उसे रयू की लोकप्रियता का पता चलता है, पर लड़कियां उसे आश्वस्त करती हैं कि वे उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं बनना चाहती। यूकी शर्माते हुए कहती है मेरी वजह से अपने आप को मत रोको। लड़कियां फिर कहती हैं तुम्हारी असली प्रतिद्वंद्वी तो उसका छोटा भाई है, अगर तुम डेट भी करो तो भी तुम उसकी पहली प्राथमिकता नहीं होगी। फिर एक लड़की कहती है वह इनामाता से मिलता है, क्या उसे पसंद करता है। इस बीच इनामाता वहां से गुजर रही होती है। एक और कहती है नहीं, इनामाता अरोमांटिक लगती है, हमेशा पढ़ाई में व्यस्त। तभी वे इनामाता को देखती हैं जो उन्हें घूरती है। रयू भी आता है और वह इतनी घबरा जाती है कि गुस्से में लड़कियों को डांटती है कि गपशप करनी है तो दरवाजा बंद करो। वह चली जाती है और लड़के उसे डरावना कहते हैं, जबकि रयू हैरान रह जाता है। तब उसे ध्यान आता है कि उसने अभी तक अपना एप्रन नहीं उतारा है। हयातो उसे भुलक्कड़ कहता है और बताता है तुम्हारे पीछे स्टिकर चिपके हुए हैं। हयातो हैरान है कि रयू को पता नहीं चला जब बच्चों ने उस पर स्टिकर लगाए। रयू शर्मा जाता है और पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। लड़कियां कहती हैं वह क्यूट है और लड़के उनकी रैंकिंग से हैरान हैं। इस बीच बच्चे सोते हुए युजेटा पर स्टिकर लगा रहे हैं। इनामाता को अफसोस होता है कि उसने लड़कियों पर चिल्लाया और मानती है कि वह अरोमांटिक है, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह घबरा गई थी। ऐसा हर बार होता है जब रयू आसपास होता है, इसीलिए वह बच्चों से मिलने नहीं जा पाती। उसे याद आता है जब रयू ने वैलेंटाइन डे पर उसकी तारीफ की थी और उसका चेहरा लाल हो जाता है। अचानक वह सुनती है तुम्हारा चेहरा लाल है। वह मुड़ती है और तुरंत इनकार कर देती है। किरण चिल्लाने के बाद रोने लगती है और इनमाता होश में आकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और सोचती है बच्चों को हॉलवे में खोने के लिए क्यों भेजा गया है। किरण कहती है हम खोए नहीं हैं, मैंने युजेटा के पास एक नोट छोड़ा है। युजेटा किरण का नोट समझने की कोशिश करता है और टाका कटेरो को ढूंढ रहा है। किरण बताती है कि हम आपके साथ खेलने आए थे। इनमाता कहती है मुझे अच्छा लगा, पर यह खेलने की जगह नहीं है, वापस जाओ। किरण रोते हुए पूछती है क्या आप हमसे नफरत करते हैं क्योंकि आप कभी खेलने नहीं आते। इनमाता लाल होकर कहती है मैं नहीं आ सकती क्योंकि वह वहां है।
पर फिर रुक जाती है। किरण पूछती है कि क्या वह युझेटा या हेहाटो की बात कर रही है। किरण डरती है कि कहीं इनामता रयू से नफरत तो नहीं करती, जो कटेरो को चौंका देता है। वह इनकार करती है तो किरण पूछती है क्या वह रयू को पसंद करती है, जिसे वह भी नकारती है। वह मानती है कि इनामता रयू से नफरत करती है और कटेरो को दिलासा देती है। वह उसका हाथ पकड़कर दौड़ती है और इनामता से उनका पीछा करने को कहती है। इनामता रयू की कक्षा के पास बच्चों के बगल में अजीब ढंग से बैठती है। किरण कटेरो को रयू के सर्वश्रेष्ठ गुण दिखाने को कहता है। कटेरो सिर हिलाता है। कक्षा का दरवाजा खोलकर सबका ध्यान खींचता है। फिर वह क्यू के पास जाकर अपनी बाहें फैलाता है। रयू उसे उठाता है और लड़कियां इस दृश्य से भावुक हो जाती हैं। वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है। इस बीच किरण इनामाता को दिखाती है कि रयू बहुत देखभाल करने वाला है। इनामाता मानती है कि वह दयालु है, पर कहती है कि वह बहुत लाड करता है। किरण कहती है समझी, तुम्हें सख्त आदमी पसंद है, मुझ पर छोड़ दो। वह दौड़कर रयू से कहती है मुझे मारो नहीं तो मैं शरारत करूंगी, लेकिन हेयोतो तुरंत उसे मार देता है। वह रोती है और रयू हेयोतो के इस कदम से हैरान रह जाता है। म्यू उसे सांत्वना देती है और हेयोतो को पहले सुनने को कहती है। हेयोतो कहता है मैंने सुना, इसीलिए तुम्हारा। वह रयू से कहती है तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो इनोमाता उसके साथ मेल मिलाप कर लेगी। इनोमाता कहती है बस करो, यह सब गलतफहमी है, मैं रयू से नफरत नहीं करती। किरण पूछता है तो क्या तुम उसे पसंद करती हो। वह शर्मा जाती है और चिल्लाकर कहती है नहीं, फिर गुस्से में चली जाती है। रयू इनोमाता को पुकारता है। वह किरण को हे हाथों को सौंपकर उसके पीछे भागता है। यूकी हैरानी से देखती है। वह इनोमाता की कलाई पकड़ लेता है, सबको चौंका देता है। वह मुस्कुराकर कहता है तुम्हारी स्कर्ट पर एक स्टिकर है, यह सुअर का स्टिकर है। रयू कहता है बच्चे मुझ पर भी लगाते हैं, मुझे शर्म आई। किरण गर्व से कहता है मैंने वह स्टिकर उस पर लगाया। और उसके सहपाठी सोचते हैं क्या रयू पूरी तरह बेवकूफ है। इनोमाता दूर जाती है। रयू को पसंद करने के सवाल को याद करती है। वह सोचती है दोनों में से एक चुनना हो तो वह उससे नफरत करती है, पर वह लाल हो जाती है। किरण रयू से कहता है मुझे पता है तुम अच्छे हो, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। फिर उजेदा पूछता है मेरे बारे में क्या। वह जवाब देती है तुम बुरे व्यक्ति हो। अगली सुबह कोटारो अपने भाई की सफाई में मदद करता है। कुसुक ताकुमा के साथ डेकेयर आता है। ताकुमा कुसुक का चश्मा लेता है और रयू काजुमा के बारे में पूछता है। ताकुमा बताता है कि काजुमा को सर्दी हो गई है। घर पर काजुमा बिस्तर में लेटा ताकुमा को पुकार रहा है। माँ उसे समझाती है आराम करो, पर पहले दवा लो, मीठी है, जल्दी ठीक हो जाओगे। काजुमा अनमने से दवा लेता है और माँ उसकी तारीफ करती है। रयू कुसुक से कहता है ताकुमा और काजुमा आज अकेले होंगे, पर ताकुमा खुशी से कोटारो को धूप का चश्मा पहनते दिखाता है। कुसुक रोते हुए कहता है ताकुमा अकेलापन छिपा रहा है। रयू सोचता है क्या यह मेरी कल्पना है। ताकुमा ठीक लग रहा है, अकेला नहीं। उजेदा आता है और 100 येन की शर्त लगाता है कि ताकुमा ठीक है। वह ताकुमा से पूछता है क्या तुम काजुमा के बिना अकेले हो। वह मुस्कुराकर कहता है मैं ठीक हूँ, जबकि काजुमा घर पर डरा है। ताकुमा कहता है मैंने माँ से वादा किया है कि मजे करूंगा ताकि काजुमा ठीक हो। कुसुक भावुक होकर कहता है कितना बहादुर बच्चा है। उजेदा कहता है मैं जीत गया, 100 येन दो। वह उसे 500 येन का पेड कार्ड देता है। लालची उजेदा ऑटोग्राफ मांगता है, सोचता है बेच देगा। कुसुक खुशी से देता है, काजुमा भी मांगता है। ताकुमा कोटारो के चेहरे पर खींचता है। कुसुक कहता है वो अकेला महसूस करेगा। वह अलविदा कहने झुकता है, तभी हिहातो टका के साथ आता है। ताकुमा भटक जाता है और कोटारो को पकड़ने दौड़ता है। कुसुक रोता है कि ताकुमा हेहाटो को ज्यादा पसंद करता है। रयू उसे पिता से अलविदा कहने बुलाता है। उजेदा उसे शंकास्पद कहता है। ताकुमा कोटारो का हाथ पकड़ता है। ताका गुस्से में दूसरी ओर खींचता है। वे दोनों कोटारो को खींचने लगते हैं। रयू कहता है रुको। हेहाटो ताका को मारता है जो चिल्लाता है मैं कोटारो का दोस्त हूं। किरण पूछता है काजुमा कहाँ है। रयू बताता है वो ठंड से घर पर है। ताका ताकुमा का हाथ पकड़ कहता है मैं ठंड को हराऊंगा। ताकुमा खुशी से कहता है मैं भी, और सब उनके साथ जुड़ जाते हैं। वे उजेदा पर दौड़कर हमला करते हैं। उजेदा रयू से मदद मांगता है, पर वह कहता है माफ करना, मुझे क्लास जाना है। उजेदा गिरकर कहता है हाँ मुझे मार लो, और बच्चे उसे कमजोर कहते हैं। क्लास जाते हुए रयू सोचता है कि क्या ताकुमा वाकई ठीक होगा, हालांकि वह खुश दिख रहा है। हेहातो सोचता है कि काजुमा मुश्किल में होगा क्योंकि उसे जुकाम है और भाई साथ नहीं है। रयू मानता है, सोचता है काजुमा रो रहा होगा, और वह है भी। ताकुमा को पुकारते हुए वह जुड़वाओं के अलग स्वभाव पर सोचता है। काजुमा रोता रहता है, ताकुमा हमेशा खुश रहता है। क्लास में जुड़वाओं के बारे में सोचते हुए रयू बुदबुदाता है, कभी अलग नहीं होना चाहता। यूकी सोचती है किससे। जब सभी बच्चे सो रहे हैं ताकुमा जाग जाता है। वह बगल में खोजता है और टका का मोजा खींच लेता है। टका का मोजा पकड़कर ताकुमा को काजुमा याद आता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वह काजुमा को ढूंढता है। टका का पैर गलती से कटेरो को लगता है, जो जाग जाता है। वह उठता है और देखता है ताकुमा डेकेयर से बाहर जा रहा है। रयू डेकेयर सेंटर की ओर दौड़ता है, ताकुमा की चिंता में। वह अचानक कटेरो को देखकर गिर जाता है, जो दौड़कर उसे गले लगाता है।
फिर वह उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां ताकुमा गया था। स्कूल गेट पर दो लड़कियां ताकुमा और बिल्ली को देखकर बुलाती हैं। रयू पास आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताकुमा पूछता है कि क्या काजुमा ठीक है? रयू कहता है, पता नहीं, पर शायद वो पहले से बेहतर होगा। ताकुमा उदासी से नीचे देखता है। कटेरो गेट की ओर देखता है जहां यूमी काजुमा के साथ आती है, बताती है कि बुखार उतर गया। काजुमा रोता है जब वो ताकुमा तक पहुंचता है, जो पीछे हटकर रोने लगता है। काजुमा और रोता है जब माँ ताकुमा को सांत्वना देती है, उसकी बहादुरी की तारीफ करती है। रोने की आवाज सुनकर युझेटा बच्चों के साथ बाहर आता है। वह कहता है, अजीब है, ताकुमा रो रहा है और काजुमा हंस रहा है। वे जुड़वा बच्चों को हाथ हिलाते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। रयू का मानना है कि जुड़वा एक दूसरे के साथ बेहतर रहते हैं। बाद में कुसुके ताकुमा को लेने दौड़ता है, पर युझेटा बताती है कि वो जा चुका। अगले दिन रयू को अपने लॉकर में एक पत्र मिलता है। युजाकावा आकर पूछता है क्या ये प्रेम पत्र है और शोर मचाने लगता है। युकी की सहेली दूर से देखकर पूछती है क्या उसने रखा, पर वो मना करती है। हेहाटो पत्र जांचने लेता है, पर रयू शर्माकर वापस लेता है, कहता है खुद देख लूंगा। जैसे ही वो पत्र पढ़ने वाला था, इनामदा आकर रास्ता खाली करने को कहता है। वह पत्र पीछे छुपाता है और माफी मांगता है। युजाकावा पहुंचता है। पत्र नाटकीय अंदाज में वह सबको सुनाने के लिए जोर से पढ़ने लगता है। यह एक लड़की का दिल से निकला इकरार है जो रयू को बेहद चाहती है। युकी और इनामाता इससे हैरान रह जाते हैं। पत्र में लिखा है कि लड़की स्कूल के पीछे इंतजार करेगी। रयू शर्मा जाता है, पहले प्यार के पत्र का जवाब देने में असमंजस में। वह पत्र लेकर कहता है कि उसे सोचने का वक्त चाहिए। जाते समय हयाता बताता है कि वह अभी भी इंडोर जूते पहने हैं। डेकेयर में बच्चे रयू का लाल चेहरा देखकर कहते हैं, वो तो लाल हो गया। युझेटा पूछती है क्या उसे सर्दी है, पर रयू झूठ बोलता है कि वो भागकर आया। उसका छोटा भाई उसके लिए कंबल लाकर गोद में रखता है। वह उसे थपथपाकर कहता है, चिंता मत करो, मुझे सर्दी नहीं है। रयू पूरे दिन इकरार के बारे में सोचता रहता है और डायपर बदलते वक्त पाउडर गिरा देता है। वह किताब उल्टी पकड़ लेता है और किरण को उसे याद दिलाना पड़ता है, और हयाता उसे याद दिलाता है कि वह फिर जूते बदलना भूल गया। खाने के दौरान सैकावा लाल चावल का कटोरा लेकर रयू को बधाई देता है। चावल का बड़ा डिब्बा देखकर चेयरवुमन पूछती है कि क्या कोई खास मौका है। सैकावा बताता है कि रयू को पहला प्रेम पत्र मिला। वह घबराकर इनकार करता है। चेयरवुमन भ्रमित हो जाती हैं। वह लाल चावल की तारीफ करके बात बदलता है, जबकि किटारो बहुत उलझन में दिखता है। बाद में किटारो कहानी की किताब चुन रहा है। रयू अभी भी प्रेम पत्र के बारे में सोच रहा है। किटारो एक किताब दिखाता है, पर देखता है कि रयू लाल और खोया हुआ लग रहा है। अचानक रयू किटारो से पूछता है कि क्या उसने किताब चुन ली। वह किताब छिपाता है और सिर हिलाकर मना कर देता है। वह उसके पास जाकर बांह फैलाता है, बिना कहानी के सोना चाहता है। रयू उसे बिस्तर में लिटा देता है और वह धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह रयू स्कूल जाते हुए अभी भी इकरार के बारे में सोच रहा है। किटारो अपने भाई को और फिर संतरे के पेड़ को देखता है। वह विचलित रयू का हाथ छोड़कर भाग जाता है। उधर इनामाता स्कूल जाते हुए खुद को समझाती है कि वह सिर्फ पढ़ने आई है, रयू पर नजर रखने के लिए नहीं। युकी भी जल्दी आई है, यह जानने की रयू उस लड़की को क्या जवाब देगा जिसने उसे प्रपोज किया था। वे टकराती हैं और इससे पहले कि कुछ कहें, रयू अचानक इनामाता का हाथ पकड़ लेता है। वह हाँफ रहा है क्योंकि उसे पकड़ने के लिए दौड़ा था। वह पूछता है कि क्या उन्होंने उसके भाई किटारो को देखा है। वह विचलित होकर उसे खो बैठा था। इनामाता कहती है कि उसने नहीं देखा, तो वह उसे खोजने सड़क पर दौड़ता है। इनामाता उसके पीछे चिल्लाती है, मैं किटारो को खोजने में मदद करूंगी। युकी भी मदद का प्रस्ताव देती है। किटारो न मिलने पर रयू घबरा जाता है। तभी वह हेहाटो को अपना नाम पुकारते सुनता है। वह मुड़कर किटारो को देखता है, जो हेहाटो के पास एक संतरा पकड़े खड़ा है। हेहाटो बताता है कि किटारो उसके लिए संतरा तोड़ने किसी के आंगन में घुस गया था। किटारो फल दिखाकर कहता है, नींबू, रयू की सर्दी की दवा। उसे याद आया कि जब वो बीमार था तो उसके छोटे भाई ने उसे नींबू पानी बनाकर दिया था। उसे एहसास हुआ कि किटारो उसकी देखभाल कर रहा था जैसे वो बीमार हो। वो भावुक हो गया क्योंकि उसका छोटा भाई उसके लिए चिंतित था। वो घुटनों पर बैठ गया और आंसू बहाते हुए किटारो के हाथ थाम लिए। बाद में रयू ने उस लड़की से माफी मांगी जिसने उसे पत्र लिखा था। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया और लड़की दुखी होकर चली गई। हेहाटो, जिसने बातचीत सुनी, पूछता है कि जब वो दिलचस्पी दिखा रहा था तो उसने उसे क्यों मना कर दिया। वो कहता है कि अभी किटारो उसकी पहली प्राथमिकता है। डे केयर में यूजिदा कहती है कि यह संतरा है, पर किटारो कहता है नहीं, यह नींबू है। युकी और इनामता, जो रयू पर नजर रख रहे थे, राहत महसूस करते हैं कि उसने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। युकी फिर इनामता से पूछती है कि क्या वे दोस्त बन सकते हैं और उसे मारिया चान बुलाती है। इनामता शर्मा जाती है और कहती है, मुझे मेरे पहले नाम से मत बुलाओ, यह शर्मनाक है। अगले दृश्य में सीकावा फोन उठाता है, पर दूसरी तरफ से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आती है। हेहाटो ने ताका को मारा, कहा नाम बताओ, टालो मत। ताका दुखी है, रयू नहीं है। रयू और किटारो को बुलाने की मिन्नत करता है। वह फोन लेकर रयू को पुकारता है। रयू किटारो को पकड़े फोन उठाता है। ताका बेचैनी से भाई को आवाज देता है। हेहाटो उसे नजरअंदाज कर रयू से पूछता है, क्या वे फ्री हैं? रयू हाँ कहता है।
रयू किटारो से पूछता है क्या वह फोन पर बात करेगा। ताका उत्तेजित होकर फोन लेता है, घबराहट साफ झलकती है। वह जोर से किटारो को गर्मी उत्सव में आने का न्योता देता है। दूसरी ओर से धमाका सुनाई देता है, किटारो का सिर फोन से टकराया। रयू अध्यक्षा से उत्सव जाने की अनुमति मांगता है। वह सावधानी की सलाह देती है। सेइकावा उन्हें उत्सव के लिए युकाता देता है। उत्सव में युकाता पहने ताका उत्साह से खिलौना तलवार घुमाता रयू किटारो का इंतजार करता है। हेहाटो उसे तलवार घुमाना बंद करने को कहता है ताकि दूसरों को परेशानी न हो। रयू हेहाटो को पुकारता है, पूछता है कि क्या वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था और माफी मांगता है। हेहाटो चिंता को खारिज करता है और रयू से उसके पहनावे के बारे में पूछता है। रयू बताता है कि सीकावा और चेयरवुमन ने पहनावे चुने हैं, इसलिए मना करना असभ्य होगा। ताका किटारो का हाथ पकड़कर त्योहार के स्टॉलों की ओर भागता है। रयू खो जाने की चेतावनी देता है। हेहाटो सोचता है कि ताका को अनुशासित करना चाहिए ताकि और समस्याएं न हो। किटारो कॉटन कैंडी मशीन से मोहित हो जाता है, उत्सुकता से कॉटन कैंडी बनते देखता है। ताका अपनी कॉटन कैंडी तुरंत खा लेता है। किटारो बचाना चाहता है। रयू चेतावनी देता है कि वह सिकुड़ जाएगी। ताका एक स्टॉल देखता है जहाँ कई खिलौने हैं, जिसमें एक हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन बेल्ट भी है जो धागों से लटका हुआ है। एक लॉटरी का खेल बूथ वाला टाका और किटारो को जीतने का मौका देता है, पर रयू और हीटो उन्हें तुरंत वहां से हटा देते हैं। वे कुछ ठोस खाना चाहते हैं, पर टाका विरोध करता है। उन्हें पता चलता है कि लॉटरी में तार खिलौनों से जुड़े नहीं हैं, खासकर नए महंगे गेम सिस्टम से। टाका रोने लगता है और अपनी कॉटन कैंडी हिलाता है। उजेदा गोल्डफिश बूथ से रयू और हीटो का अभिवादन करता है। रयू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उजेदा बताता है कि यह पड़ोसी की पार्ट टाइम नौकरी है। वह फिर पूछता है, टाका क्यों रो रहा है? और टाका कहता है, मैं वो लॉटरी खेलना चाहता हूँ। उजेदा टाका और किटारो को गोल्ड फिश स्कूपर देता है, पर पैसे मांगता है, हालांकि छूट दे सकता है, जिस पर हीटो टिप्पणी करता है। टाका मछली पकड़ने की बजाय तार खींचना चाहता है। हीटो उसे चुप रहने या उजेदा के साथ छोड़ने की धमकी देता है, जो टाका को डरा देता है। हीटो फिर उससे उसकी तलवार के बारे में पूछता है। वह किटारो और फिर उजेदा को देखता है, जो कहता है, मुझे मत देखो, मैंने नहीं लिया। रयू भी कहता है, मेरे पास नहीं है। तब उसे एहसास होता है कि वह खो गया। वह जोर से रोने लगता है। लोगों का ध्यान खींचता है तो उसका भाई उसे मारता है। रयू ताका को सांत्वना देता है जब वे खोई तलवार ढूंढने की कोशिश करते हैं। हीटो सुझाव देता है कि वह और किटारो त्योहार का मजा लें, जबकि वह ताका की मदद करे। रयू दोस्त की तरह मदद करने की इच्छा जताता है, पर हीटो चुप रहता है। रयू पूछता है, क्या वह भी ऐसा सोचता है? हीटो कहता है कि अगर ताका उसका भाई ना होता तो वह उसके साथ वक्त न बिताता। ताका फिर रोने लगता है, जिससे रयू अपने भाई का बचाव करता है। तलवार ढूंढते हुए रयू आह भरता है जब वे आखिरी स्टॉल चेक करते हैं। ताका रोता रहता है। कॉटन कैंडी वाला उन्हें लॉस्ट एंड फाउंड बूथ की ओर भेजता है। लॉस्ट एंड फाउंड बूथ पर वे यागी को कई लड़कियों से घिरा हुआ पाते हैं। वह इस बूथ के प्रबंधन के प्रभारी हैं। रयू यागी को टका की खोई तलवार बताता है। यागी टका का रोता चेहरा देख नाक से खून बहाता है। रयू चिंतित होता है, पर यागी का दोस्त नेजू कहता है कि चिंता न करें, यागी के साथ ऐसा होता रहता है। वह उन्हें तलवार के लिए बॉक्स चेक करने को कहता है। वे खिलौना तलवारें देखते हैं, पर टका की तलवार वहां नहीं है। वह बहुत दुखी है कि उसकी तलवार खो गई है। हीटो कहता है कि काफी खोज ली, अब छोड़ देना चाहिए। टका मना करता है तो भाई उसे खुद खोजने को कहता है। रयू कहता है, इतना कठोर मत बनो, पर हीटो उसे चुप रहने को कहता है। वह टका को तलवार खोजने या लॉटरी खेलने का विकल्प देता है। हीटो टका को रयू का धन्यवाद करने की याद दिलाता है। टका कोई तलवार के बारे में सोचता है और हार मानने लगता है। वे लॉटरी गेम खेलने जाने का फैसला करते हैं। ताका सोचता है कि कौन सी डोर खींचे। भाई कहता है, जल्दी खींचो, पर रयू कहता है, आराम से, सोचने दो उसे। अचानक किटारो एक डोर खींच लेता है और टका की तलवार निकल आती है। वह अपनी तलवार पाकर बहुत खुश हो जाता है। हीटो बूथ वाले से पूछता है, जो माफी मांगता है और एक खेल देता है। वे बुढ़िया को सौगात देते हैं। किटारो निराश है। अगले दिन वे सब समुद्र तट पर जाते हैं। मिडोरी, टका और ताकुमा मजे कर रहे हैं। किरिन और काजुमा रो रहे हैं। किटारो का चेहरा ठंडा है। रयू बच्चों को देख रहा है। तभी युजादा आता है और कहता है, आह, वे मजा और बीच बेकार गुटों में बढ़ गए हैं। रयू कहता है, लगता है तुम तैरोगे नहीं। युजादा कहता है, मैं बस मजे और झपकी लेने आया हूं। फिर वह हीटो के बारे में पूछता है और रयू पानी की ओर इशारा करता है। किरिन की मां अचानक पीछे से आकर रयू को चौंका देती है। अन्य माएं भी आती हैं और कहती हैं,
आप भी जाकर तैरें, हम बच्चों को देखेंगे। शिजुकी कहती है, मैंने इनामाता को बुलाया था ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, वह अभी तक नहीं आई है। तभी इनामाता आती है और देर के लिए माफी मांगती है। वे सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह स्कूल का स्विमसूट पहने है। युजादा उसे शरारती कहता है और शिजुका उसे थप्पड़ मारती है। युकारी कहती है, लड़कियां सुंदर दिखनी चाहिए। यायोई भी सहमत होती है। शिजुका कहती है, चलो तुम्हारे लिए एक बीच सूट खरीदते हैं। युकारी कहती है, यह बच्चों के लिए मिठाई बनाने का शुक्रिया है। इनामाता मना करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। युजादा कहता है, ऐसे में मना नहीं कर सकती। जब वे माओ को इनामाता को दुकान ले जाते देखते हैं। बाद में बच्चे भुट्टा खा रहे हैं। युजादा रयू से पूछता है, तुम तैरने क्यों नहीं जाते? वह जवाब देता है, कितारो अभी समुद्र का आदी नहीं है, मुझे लगता है मैं यहीं रहूंगा उसके साथ। युजादा कहते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है? वो काजुमा को जांचने पानी में डालता है जो तुरंत रोने लगता है। रयू डरे हुए कितारो को पानी में ले जाता है, सोचकर कि बच्चे बह जाने से डरते हैं। वो कितारो की सुरक्षा के लिए उथले में रहता है और दिखाता है कि समुद्र डरावना नहीं। बच्चे उन्हें हैरानी से देखते हैं। अचानक एक बड़ी लहर उन पर आ गिरती है। रयू पानी के नीचे डूब जाता है, कितारो को ऊपर पकड़े हुए। कितारो और भी ज्यादा डर जाता है। किनारे पर रयू खांसता है और कितारो को बताता है कि समुद्र डरावना नहीं है। युजादा कहते हैं, तुम बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लग रहे यार। बच्चे रयू को डूबने के लिए चिढ़ाते हैं। रयू सुझाव देता है कि रेत में खेलें और बच्चे मान जाते हैं। जुड़वां बच्चे एक बड़ा रेत का पहाड़ बनाते हैं। ताका गड्ढा खोदता है। युजादा रेत उड़ने की शिकायत करता है। किटारो भी रेत का ढेर बनाता है। रयू खुश है कि बच्चे मजे कर रहे हैं, लेकिन लहरें किनारे पर टकराकर उनकी रचना नष्ट कर देती हैं और टका जोर से रोने लगता है। माएं बच्चों के लिए जूस लाती हैं। ताकुमा और काजुमा इसे पाकर खुश दिखते हैं और टका को एक मिलते ही वह रोना बंद कर देता है। काटेरो अपने गिलास को देखता है जबकि टका इसे तेजी से पी जाता है। रयू को भी एक दिया जाता है। वह काटेरो से कहता है, चलो इसे पीते हैं। अचानक हेहाटो प्रकट होता है, उन्हें चौंका देता है और काटेरो का गिलास गिर जाता है। हेहाटो उसे माफी के रूप में समुद्री शैवाल देता है। शिजुका उसे थप्पड़ मारती है, पूछती है, काटेरो इसका क्या करेगा? रयू अपना पेय काटेरो को दे देता है। वह फिर कहती है, इनो माता जाकर कपड़े बदल आई है, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? वे सब एक पल के लिए उसे घूरते हैं। वह साइड पोनीटेल के साथ गुलाबी फूलदार बिकिनी पहने हुए है। हेहाटो बस कहता है, यह स्विमसूट है, जिससे शिजुका आह भरती है। रयू कहता है, यह प्यारा है, खासकर पैटर्न जो सबको भ्रमित करता है। तो वह स्पष्ट करता है, फूलों का पैटर्न किरण की इनर ट्यूब से मेल खाता है। अन्य माएं कहती हैं कि इस उम्र में लड़की की तारीफ करने में शर्म आ सकती है। शिजुका कहती हैं, मेरा बेटा बेरहम है। यूई कहती है कि इनो माता खुश लगती है, वो मुस्कुराती है, किरण के साथ मेल खाती है। तभी रयू कटेरो को कंकड़ों पर देखता है और कहता है कि वहां बैठने की जगह नहीं है। वह उसे वहां से हटा देता है और जैसे ही वह चलता है, समुद्र का पानी उसके पैरों को छूता है। कटेरो पानी से न डरने की कोशिश करता है। रयू सोचता है कि कटेरो बहादुर बनने की कोशिश में काफी प्यारा लगता है। वह उससे कहता है, चलो समुद्री सीपियां इकट्ठा करते हैं। जैसे ही वह कटेरो को ले जाता है, माँ चेतावनी देती हैं कि गर्म है, सावधान रहना। रयू को जल्द ही महसूस होता है कि वाकई बहुत गर्म है, जबकि कटेरो एक सीपी ढूंढ लेता है। बाद में जब कटेरो अन्य बच्चों के साथ सो जाता है, माँ रयू से कहती हैं कि पानी में जाओ, यही सही मौका है। हेयोतो कहता है, चलो चलते हैं। वे पानी में जाते हैं और रयू को ठंडक से राहत मिलती है। हेयोतो पूछता है, तुम तैर सकते हो ना? रयू पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? वह जवाब देता है, मुझे लगा शायद तुम तैर नहीं सकते क्योंकि तुम समुद्र से बचते हो। रयू कहता है, मैं टाल नहीं रहा, बस कटेरो को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे याद है, यह कटेरो का समुद्र में पहला मौका नहीं है। शायद उसे याद नहीं, पर बचपन में हम उसे समुद्र तट पर लाए थे। उस वक्त माँ पापा उसे पानी में ले गए। वो बिल्कुल नहीं डरा था। सोचता हूँ क्या अब वो डरता है क्योंकि मैं उसे ढांढस नहीं दे पाता। हेयोतो उसे मारता है, जिससे वह पानी के नीचे चला जाता है। रयू ऊपर आकर पूछता है, क्या हेयोतो ताका को इतनी जोर से मारता है? पर वो उसे मूर्ख कहता है और कहता है कि यह आधा भी नहीं था। फिर समझाता है, कटेरो तब नहीं डरा क्योंकि वो कुछ न जानने वाला बच्चा था। वह रयू से कहता है कि वह बेवकूफी भरी बातें न करे। रयू मानता है। उस वक्त कटेरो खड़ा भी नहीं हो सकता था। युकारी देखती है कि कटेरो जाग गया है। वह बैठता है और रयू को ढूंढता है। वह समुद्र की ओर इशारा कर बताती है कि उसका भाई पानी में है। वह तुरंत पानी की ओर दौड़ पड़ता है। वह लहरों के किनारे रुककर अपने भाई को देखता है। जब वह रयू को पानी के नीचे जाते देखता है तो डर से जम जाता है, याद करते हुए कि रयू ने उसे लहर से बचाया था। वह डर के बावजूद पानी में कदम रखता है पर तैर नहीं सकता। युकारी तुरंत उसे बाहर खींच लेती है। वह रोता है और रयू के लिए हाथ बढ़ाता है। रयू पानी से बाहर आकर कहता है, मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी। हेयोतो बताता है कि समुद्र तट पर हलचल है। वह देखता है कि कातेरो उसके लिए रो रहा है। रयू जल्दी से तैरकर किनारे पर आता है। वह कातेरो को लेकर पूछता है, क्या हुआ? माफ करो, तुम्हारी नींद में मैं चला गया। युकारी कहती है, शायद आपको डूबते देख वह डर गया। कातेरो ने अपने डर के बावजूद पानी में जाने की कोशिश की, सिर्फ आपके लिए। कातेरो अभी भी भाई से चिपका है। युकारी कहती है, आप दोनों कितने करीब हैं। रयू कहता है, माफ करो,
और उसे एक सीपी देता है, याद करके कि इससे समुद्र की आवाज सुनाई देती है। वह सोचता है कातेरो को याद नहीं होगा, पर आश्चर्य से कातेरो सीपी कान पर रखकर समुद्र सुनता है। रयू मुस्कुराकर उसे खोल सही तरह से पकड़ने में मदद करता है, कहता है कि वो उल्टा था और उम्मीद करता है कि अगली बार काटेरो समुद्र तट पर जाएगा तो उसे समुद्र पसंद आएगा। अगले दृश्य में टका परेशान दिखता है। रयू पूछता है क्या हुआ। वह रयू की बाहों में दौड़ता है और समझाने की कोशिश करता है, पर वह सिसक रहा है और रयू उसे समझ नहीं पा रहा। शिजुका रयू को बताती है क्या हुआ, उसे स्क्रिबल से भरी एक गेंद दिखाते हुए। काटेरो कहता है पूप। वह बताती है टका ने हेयोटो के खास ऑटोग्राफ वाले बेसबॉल पर पूप बना दिया। रयू हैरान होता है, सोचता है कि हेयोटो ने गुस्से में टका को जोर से मारा होगा। शिजुका कहती है कि ऐसा नहीं हुआ और याद करती है हेयोटो अपने खराब हुए बेसबॉल को देखता रहा, जबकि टका उसे चिढ़ा रहा था कि वो उसके साथ समय नहीं बिताता। मार पड़ने की उम्मीद में टका ने सिर छुपा लिया, पर हेयोटो बिना कुछ कहे निकल गया और माँ से खाना मांगा, टका को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। बाद में वह टका को अनदेखा करता रहा और उसे साथ लिए बिना ही स्कूल चला गया। टका रोने लगा और शिजुका ने पूछा कि क्या बात है। रयू कहता है हेयोटो बहुत गुस्से में होगा और ताका रोता है कि यह हेयोटो की गलती है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। शिजुका रयू से कहती है जाओ हेयोटो से बात करो, वरना वह ताका को अनदेखा करता रहेगा। वह पूछता है बच्चों की देखभाल कौन करेगा। शिजुका की क्लास है और युजादा यहाँ नहीं है। तभी अध्यक्ष दरवाजा खोलकर कहती हैं मैं बच्चों की देखभाल करूंगी। वह दोनों को तुरंत जाने को कहती हैं क्योंकि वह रोते बच्चे की आवाज सहन नहीं कर सकती। गलियारे में गूंज। शिजुका और रयू मान जाते हैं। जाते समय काटेरो अध्यक्ष को झबरा कहता है। ताका डरता है जब वह घूरती है, पर वह झुककर उसकी नाक साफ करती है। रयू बेसबॉल क्लब जाता है। एक सदस्य उसे हेयोटो से बात न करने की चेतावनी देता है। वे देखते हैं हेयोटो बुरे मूड में है, गुस्से से बल्ला घुमा रहा है। रयू उससे बात करने का फैसला करता है और उसके पास जाता है। वह हेयोटो को बुलाता है और पूछता है क्या वे बात कर सकते हैं। रयू उसे बताता है कि अगर वह ताका को माफ नहीं करेगा वह पूरा दिन रोता रहेगा। वह आगे कहता है कि कटेरो ने मेरी बहुत सी चीजें भी तोड़ दी। मैं समझता हूँ उससे फिर कभी बात न करने की इच्छा। उसे याद आता है जब कटेरो ने मेरे होमवर्क पर कुछ लिखा था। एक बार उसने मेरा माचिस का महल तोड़ा जो बनाने में 2 हफ्ते लगे थे। हाल में उसने मेरा फोन टॉयलेट में गिरा दिया जिसमें माता पिता के मेल थे। वह उसे थपथपाता है और वह आंसू पोंछता है। वह कहता है चूंकि यह दुर्घटना थी वह आगे बढ़ जाएगा। वह कहता है टाका के साथ मेरी स्थिति अलग है। मुझे वस्तु की चिंता नहीं, पर टाका बदनीयत है। मुझे पता है उसे अफसोस नहीं और ऐसे शरारती के साथ मुझे सहना होगा। इधर चेयरवुमन टाका को सुनती है जो रोते हुए हेहाटो को दोष देता है। वह पूछती है क्या उसे कुछ प्यारा है और वह अपनी खिलौना तलवार दिखाता है। वह तलवार लेकर सकला से उसे तोड़ने के लिए हथौड़ा मांगती है जो टाका को परेशान करता है। वह तलवार को हथौड़े से तोड़ने वाली है, पर ताका उसे रोकने की मिन्नत करता है, पर वो तोड़ती नहीं। कहती है तुमने भाई के साथ ऐसा ही किया और तलवार लौटा देती है। पूछती है क्या सच में तुमने कुछ गलत नहीं किया। ताका अपने कार्यों पर सोचता है। रयू के लौटने पर चेयरवुमन सकला से कहती है कि चलना चाहिए। स्कूल के बाद रयू पूछता है क्या वो हेहातो से माफी मांगेगा। वो चुपचाप हाँ कहता है। वे बेसबॉल क्लब के मैदान पहुंचते हैं जहां ताका रयू के पीछे छिप जाता है। हेहातो उसे घूरता है और मुड़कर चला जाता है। ताका उसके पीछे दौड़ता है, रुकने को कहता है, पर फिसल कर गिर जाता है। हेहातो उसे बेवकूफ कहता है और कहता है जल्दी नहीं करोगे तो छोड़ दूंगा। वह तुरंत अपने भाई की ओर दौड़ता है। वह जोर से रोते हुए माफी मांगता है। हेहातो उसे मारता है, फिर सिर पर हाथ फेरता है। वह उसके साथ समय न बिताने के लिए माफी मांगता है। भाइयों को मिलते देख रयू खुश होता है। कटेरो उसकी उंगली कसकर पकड़ता है। मोरिनोमिया अकादमी में आज सांस्कृतिक उत्सव हो रहा है। डेकेयर रूम ने बच्चों के साथ एक जलपान स्टैंड लगाने का फैसला किया। रयू का पर्चा मेहमानों को चेतावनी देता है कि बच्चे रस गिरा सकते हैं, जो युजेदा को व्यापार के लिए बुरा लगता है। काटेरो रस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फर्श पर रस पर फिसलकर गिरने लगता है। ताका काजुमा से टकराता है, जो ताकुमा से टकराता है और सभी रस गिरा देते हैं। वे सब अपनी प्यारी सब्जी की पोशाक पहने फर्श पर पड़े हैं। युजेदा ने पोशाकें बनाई। उसने रयू के लिए एक विशाल मकई का भुट्टा भी बनाया। रयू अपनी पोशाक पहनते हुए युजेदा बताता है कि बच्चों के पिता भी आज आ रहे हैं। किरेन उत्साह से कहता है मेरे पापा भी आ रहे हैं। अचानक किरेन की मां आ जाती है। रयू घबरा जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है और कहता है मैं हिल नहीं सकता। ताका कहता है मैं तुम्हें हिलाऊंगा, पर वह खुद लुढ़कने लगता है। काटेरो लेट जाता है और रयू के साथ लुढ़कता है। युजेदा उनकी तस्वीर खींचता है। हेडो आता है और पूछता है क्यों विशाल मकई दरवाजे को रोक रही है, और समझता है कि वह रयू है। बाद में किरण की मां बताती हैं वह जरूरी काम के कारण डेकेयर नहीं आ सकती। किरेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह किरेन को आश्वस्त करती है कि उसके पिता यहाँ होंगे। यूई फिर रयू और दूसरों से अपने पति के बारे में मदद मांगती है।
तभी शायद यूई का पति दो लड़कियों को फूल देकर डेकेयर का रास्ता पूछता है और यूई परेशान है क्योंकि मिडोरी की मां वहां नहीं है। लेकिन एक दाढ़ी वाला आदमी आकर उसे डेकेयर ले जाने को कहता है। जुड़वां बच्चों का अभिनेता पिता प्रशंसकों से बचते हुए डेकेयर ढूंढ रहा है। किरण के पिता दरवाजा खोलकर अपनी बेटी को बुलाते हैं। वह तुरंत किरण की तस्वीरें लेते हुए उसे गाजर के वेश में बहुत प्यारी बताते हैं और जैसे ही किरण मुस्कुराती है वह और भी ज्यादा प्यारी लगती है। येओई पूछती है, इतनी जल्दी आ गए? वह कहता है, मैं बहुत उत्साहित था। वह उसे गुलदस्ता देता है और चूमने की कोशिश करता है पर वह रोक देती है। फिर उसका ध्यान बेबीसिटर्स की ओर चला जाता है। पता चला कि किरेन की मां ने एक अजीब सी मदद मांगी थी। उसे लड़कों को लड़कियां बनने की जरूरत है क्योंकि उसका पति शक्की है और सोचता है कि सब उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। युजिदा एक अविश्वसनीय तीखी आवाज में लड़की बनने की कोशिश कर रही है पर जब किरेन के पिता हाथ मिलाने वाले थे वो तुरंत भांप गए। वो गुस्सा होकर येओई से पूछते हैं कि लड़के बेबीसिटर क्यों हैं, पर वो जा चुकी थी। उन्हें एहसास होता है कि बाकी बच्चे भी लड़के हैं और वो नाराज हो जाते हैं। मिडोरी उनके पैर को काट लेती है। किरेन बताती है कि मिडोरी लड़का नहीं है। वो मिडोरी को उठाते हैं और माफी मांगते हैं। वो उसकी बड़ी गोल आंखों की तारीफ करते हैं और कहते हैं, काश मैं 30 साल छोटा होता तो शादी का प्रस्ताव देता। रयू, हेहाटो और युजिदा अजीब से उन्हें मिडोरी की तारीफ करते देखते हैं। वो लड़कों की तरफ मुड़कर किरेन के प्रति उनके इरादे जानना चाहते हैं। सब कहते हैं कि वे किरेन को पसंद करते हैं और किरेन भी कहती है कि उसे भी सब पसंद है। पर ताका कहता है, मुझे तुम पसंद नहीं किरेन, और वो पलटकर जवाब देती है। उसके पिता गुस्से से पूछते हैं, कौन बेवकूफ मेरी प्यारी बेटी को नापसंद करेगा? वे कहते हैं, मैं अपनी बेटी को इन जानवरों के बीच नहीं छोड़ूंगा, और जाने लगते हैं। रयू बीच में आता है पर विग पहने होने से वह खूबसूरत लड़की लगता है। किरेन के पिता उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, काश मैं 15 साल छोटा होता। रयू सच बताने की सोचता है पर तभी मिडोरी उसकी विग उतार देता है। वे मुड़कर कहते हैं, लड़के बिल्कुल मंजूर नहीं। रयू हेहातो से उन्हें रोकने को कहता है जो किरेन के पिता को घूर कर कहता है, अकेले जाइए। किरेन के पिता का ध्यान हेहातो पर जाता है और वे उसे लुभाने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि हेहातो भी एक लड़का है। किरेन आंसू भरकर कहती है, रुकिए, मुझे जूस ले जाते देखिए, और वे अपनी प्यारी बेटी को मना नहीं कर पाते। तभी मिडोरी के पिता आते हैं और अपनी बेटी को घुमाने ले जाते हैं। किरेन के पिता से दोनों एक दूसरे का परिचय देते हैं। इनुई रयू से पूछता है, क्या मैंने युकारी को इस जंगली दाढ़ी वाले को खो दिया? जब वो नहीं देख रहा, युजेटा रयू की विग लगा देता है और वो गलती से उसे लड़की समझ लेता है। टेरेंस डेकेयर सेंटर पहुंचते हैं। युकारी इनुई से पूछती है, क्या वो बच्चों का स्टॉल देखने आया? पर वो कहता है, बस रास्ता दिखाया और भाग गया। बाहर वो उस लड़की के बारे में सोचता है और कहता है, वो प्यारी थी। किरण आखिरकार अपना जूस पेश करती है बिना गिराए और पिता सोचते हैं, वो कितनी जल्दी बड़ी हो रही है। वो भावुक होकर उसकी शादी की चिंता करते हैं कि कोई बदमाश उसे ले जाएगा। इससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दूसरे पिता भी रोने लगते हैं। रयू कहता है कि शादी के बारे में सोचना अभी जल्दी है। किरण कहती है, अब किटारो की बारी है। उसके पिता गुस्से से पूछते हैं, किटारो कौन है? रयू बैठकर कितारो को देखता है जब उसका छोटा भाई उसे जूस लाता है। रयू सोचता है कि कितारो कितनी तेजी से बड़ा हो रहा है। वो थोड़ा गिराता है पर फिर भी जूस पहुंचा देता है। सैकावा आकर रयू को चौंकाता है, कितारो की तारीफ करता है और बताता है कि चेयर वुमन नहीं आ सकती क्योंकि उनके पास मेहमान है, जिससे कितारो निराश हो जाता है। सैकावा कहता है, मैंने उनकी आंखों में अफसोस देखा, और रयू कल्पना करता है कि वो उसे डांट रही हैं। किरण के पिता कहते हैं, चलो तस्वीरें लें, और किरण कहती है, पापा अच्छी तस्वीरें लेते हैं। माएं बच्चों के साथ हैं तो किरण के पापा कहते हैं, सब इधर देखो, मैं फोटो ले रहा हूं। ताका कितारो के साथ है और कहता है, मैं उधर नहीं देखूंगा। प्यारे टमाटर जुड़वां कहते हैं, हम उधर देखेंगे। मिदोरी जोर से रोती है और किरण प्यारी सी मुस्कुराती है। किरण के पापा कहते हैं, चलो और एक ग्रुप फोटो लेते हैं। अगले दिन रयू रोते ताका को शांत कर रहा है जिसे उसके भाई ने मारा था, और बच्चे डर से कांपते हैं जब हयातो उन्हें मारने की धमकी देता है जो टका की तरह नहीं सुनते। उसकी मां आकर उसे बच्चों को धमकाने के लिए मारती है। फिर वह युजादा को काम पर सोने के लिए मारती है। हयातो पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? वह कहती है, मैं बच्चों को लैब में चूजे देखने के लिए बुलाने आई हूँ। युजादा को याद आता है कि वह विज्ञान की शिक्षिका है। शिजुकी के अंडों के बारे में बताने पर बच्चों की आंखें चमक उठती हैं। वे चूजों को देखने के लिए दरवाजे की ओर भागते हैं। वह कहती है, रुको, मैं बता दूं, वे कल निकलेंगे। सिर्फ बच्चे ही नहीं, रयू भी चाहता है कि चूजे उसे अपना मान लें और पीछे पीछे चलें। हयातो पूछता है क्यों? क्योंकि बच्चे तो पहले से ही उसके पीछे चलते हैं। रयू मानता है। जबकि बच्चे उत्साह से अंडे देखने की जिद करते हैं तो वे सब सरण की लैब जाते हैं जहाँ बच्चे उत्सुकता से अंडों को देखते हैं। वे रयू की ओर मुड़कर उसे झूठा कहते हैं क्योंकि किरण को लगता है यह फ्रिज है जहाँ अंडे रखे हैं। रयू समझाने की कोशिश करता है कि यह इनक्यूबेटर है, पर बच्चे सुनना नहीं चाहते। रयू शिजुकी से मदद मांगती है पर वह कक्षा चली जाती है। तब हयातो
तो मुट्ठी उठाकर उन्हें सुनने का आदेश देता है। सब डर कर रयू के पास आते हैं, जो बताती है कि इंक्यूबेटर अंडे गर्म रखता है और कल वे चूजे देखेंगे अगर धैर्य रखें। युजादा कहता है अंडे देखना बोरिंग हो सकता है पर कितारो पूरा दिन कर सकता है। रयू देखती है कि कितारो का छोटा माथा इंक्यूबेटर के शीशे से सटा है। वह कितारो को उठाती है और कहती है कल आएंगे। तब युजादा बच्चों को शरीर का मॉडल तोड़ते देखता है। अगली सुबह कितारो रयू को विज्ञान लैब की ओर खींच रहा है। वह विज्ञान कक्ष की ओर इशारा करके चूजे देखने को कहता है। तभी रयू शिजुका को कहते सुनती है कि उत्साही छात्रों का सीखने के लिए स्वागत है, वे सही समय पर आए हैं, चूजे निकलने वाले हैं। रयू और कितारो उत्सुकता से चूजों को निकलते देखते हैं। शिजुका मुस्कुराती है जब देखती है कि रयू भी चूजों को देखकर उत्साहित है। वह दोनों को प्यारा कहती है, अपने सोते हुए बेटों के विपरीत। 1 घंटे बाद शिजुका सो गई है। रयू झपकी ले रहा है पर किटारो अभी भी इंक्यूबेटर से चिपका हुआ है। वह देखता है कि एक चूजे ने अपना पंख बाहर निकाल दिया है। रयू जाग कर देखता है कि किटारो चूजों पर इतना ध्यान दे रहा है कि उसके माथे से भाप निकल रही है। वह अपनी हंसी रोकता है जब वह किटारो को चूजे के साथ संघर्ष करते देखता है। चूजे आखिरकार अंडे से बाहर आ गए हैं और किटारो अपने भाई को बताता है, पर जैसे ही वह पीछे देखता है एक चूजा गिर जाता है और शिजुका बताती है कि वह आराम कर रहा है। किटारो भाई को गले लगाता है, यह उसके लिए भावुक पल है और रयू अपने छोटे भाई के जन्म की याद करता है। वह किटारो को गोद में लेता है और कहता है चलो सबको बताते हैं। बाद में चूजे किटारो को अपना माँ मान लेते हैं और उसके पीछे पीछे चलते हैं। बच्चे हैरान हैं कि चूजे किटारो का पीछा कर रहे हैं। ताका को जलन होती है और कहता है कि यह ठीक नहीं है। किटारो को सब मिल गए। वह एक को पकड़ने की कोशिश करता है और चूजे भाग जाते हैं। बच्चे उनका पीछा करते हैं। रयू युजादा से चूजों को पकड़ने में मदद मांगता है पर एक चूजा खिड़की की ओर जाता है जहाँ बिल्ली छुपी है। जब बिल्ली चूजे पर नजर गड़ाती है तो सब हाँफ उठते हैं। बिल्ली झपटती है और सबको चौंकाते हुए किटारो चूजे को बचा लेता है। शुक्र है हियोटो बिल्ली को पकड़ लेता है और याद दिलाता है कि चूजे छोड़ते वक्त खिड़की बंद करें। रयू किटारो का सिर थपथपाता है, कहता है शाबाश, और किटारो चूजे को पकड़े मुस्कुराता है। अंत में रयू के पीछे किटारो और उनके पीछे चूजे चलते हैं। आज युजादा बीमार है और घर पर है। रयू को फोन करके वह दुखी लगता है। ताका बार बार युजादा से बात करने की जिद करता है जबकि किटारो चुपचाप सुनता है। युजादा रयू को बताता है कि वह नहीं आ सकता और सैकावा उसकी जगह लेगा, जो अचानक आकर रयू को चौंका देता है। वह कहता है मैं आज बच्चों को संभालूंगा, तुम अपनी कक्षा में जा सकते हो। मिडोरी की देखभाल के लिए सैकावा अब तुम माँ हो नाम की किताब लाया है। किटारो उसकी पैंट पकड़कर गुर्राहट से अपना समर्थन दिखाता है। इशारे से गहराई से छू गया। शिजुका ताका को सीखावा से अच्छा व्यवहार करने और रयू कितारो को उसके साथ अच्छा बनने को कहता है। अन्य बच्चे आकर उत्साह से कहते हैं यह तो बटलर वाला है। रयू मिडोरी को सीखावा से बांधता है। बच्चे उसकी ओर दौड़ते हैं। वह उनका स्वागत करता है और सीखावा मिडोरी के लिए ढोल बजाता है। रयू बताता है कि वह आज यहाँ है क्योंकि युजादा को जुकाम है। तिरान उसके साथ समय बिताने के लिए बेहद उत्साहित है। जुड़वां बच्चे सीखावा के साथ खेलना चाहते हैं। ताका कहता है कौन चाहता है बेवकूफ युजादा को, और छींकता है। रयू कहता है मुझे कक्षा जाना है, मदद के लिए शुक्रिया। वह जाने से पहले बच्चों को हाथ हिलाता है। वे भी लहराकर कहते हैं फिर मिलेंगे। अब बच्चे काफी दूर खड़े हैं। सीकावा सोचता है कि उनके लिए सुरक्षित माहौल कैसे बनाए। कितारो समर्थन में उस पर हाथ रखता है। यह एक भावुक पल है। सीकावा झुककर सबके समर्थन की जरूरत का विस्तृत बयान देने का फैसला करता है। बच्चे इसे ऐसे समझते हैं जैसे अब वे ही इंचार्ज हों। अब उसे लगता है बच्चे उससे सहज हैं। वे उसे खींचकर अलग अलग खेल सिखाने की बात करते हैं। इधर युजादा बिस्तर पर लेटा है। सोचता है बच्चे उसे ज्यादा याद न करें, पर कल्पना करता है वे रो रहे होंगे। किताब पकड़े कितारो, उदास पांडा। युजादा को आराम नहीं मिलता। सीकावा का फोन आ जाता है। कनेक्शन खराब है पर वो मिडोरी की आपात स्थिति के बारे में कुछ सुनता है, फिर लाइन कट जाती है। वापस कॉल करने पर फोन बंद मिलता है। वो चिंतित हो जाता है कि क्या हुआ होगा। 10 मिनट पहले के दृश्य में मिडोरी रो रही है। उसका डायपर सीकावा की पीठ पर लीक हो गया था। वो कहता है डायपर बदलना होगा। किरण डायपर लाने दौड़ती है। टाका पोंछे लाने जाता है। सीकावा उन्हें धन्यवाद देता है पर न दौड़ने को कहता है। किरण टका से टकराती है। दोनों गिरते हैं। डायपर पानी में भीग जाते हैं। वे रोने लगते हैं पर सीकावा कहता है न घबराएं। मिडोरी के लिए युजादा को डायपर के लिए कॉल करता है, लेकिन मिडोरी उसके फोन को थप्पड़ मारती है और वह पानी में गिर जाता है। किरण रोने लगती है, कहती है कि यह सब टाका की गलती है। टाका चिल्लाता है कि यह मेरी गलती नहीं है। मिडोरी भी जोर से रो रही है और सबको रोता देख जुड़वा भी रोने लगते हैं। बेबी सिटर क्लब कटेरो को छोड़कर रोने वाला क्लब बन जाता है। सीकावा मिडोरी को लिटाता है और जिम्मेदारी लेता है। चश्मा ठीक करके बाहें चढ़ाता है। वह एक कपड़ा उठाता है। इस बीच रयू और उसके दोस्त जिम पीरियड में दौड़ रहे हैं। अचानक एक आदमी गिर जाता है जिससे रयू हैरान हो जाता है। जल्द ही वह पहचानता है कि यह युजादा है जो अभी भी बीमार है पर मिडोरी की चिंता में है। रयू और हेईहाटो उसकी मदद करके उसे डेकेयर रूम ले जाते हैं, लेकिन मिडोरी बिल्कुल ठीक है। सीकावा ने कपड़े का डायपर बनाकर और कपड़े धोकर मदद की। युजादा को इससे राहत मिलती है। टाका और किरण कहते हैं कि हम ठीक हैं, तुम जाकर आराम करो। कटेरो कहता है नींबू की चाय पियो और जुड़वा कहते हैं यूसा जल्दी ठीक हो जाओ।
युजादा भावुक हो जाता है और हेहातो कहता है, रोने के लिए तुम बड़े हो गए हो। युजादा जाने को है पर मिडोरी उसकी पैंट खींच लेता है। सीकावा बताता है कि मिडोरी को उसकी गैर मौजूदगी सबसे ज्यादा खली। तभी मिडोरी उसका नाम पुकारता है और वह शर्मा जाता है। रयू हैरान है क्योंकि मिडोरी ने पहली बार कुछ कहा। अगले दिन युकारी मिडोरी को पकड़कर मुंह फुलाती है। वह कहती है मिडोरी का पहला शब्द माँ या पापा होना चाहिए था। युजादा माफी मांगता है और मिडोरी मुस्कुराता है। अगले दृश्य में यूकी डेकेयर में चुपके से अपनी गेंद ढूंढ रही है। वह शर्माती है, सोचती है कि वह रयू को देखने नहीं आई। फिर भी वह अंदर झांक ही लेती है। ताकुमा उसे देख लेता है और वह रयू से पहले छिप जाती है। इनो माता आकर पूछती है कि वह झाड़ियों के पीछे क्यों है। वह कहती है मैं रयू को नहीं गेंद को देख रही थी, पर गेंद गायब है और कैट उससे खेल रहा है। इनो माता कहती है बहाना मत बनाओ। वह शर्माकर कहती है साथ चलो, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह जाने लगती है। यूकी उसे रोकते हुए कहता है मुझे छोटे बच्चों से निपटने में दिक्कत होती है। तभी बच्चे क्या हो रहा है यह देखने के लिए खिड़की खोलते हैं। इनो माता मोर्चा संभालती है और रयू को बताती है कि युक्की को मदद चाहिए। वह युक्की का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है, जबकि रयू ताकुमा को रोकता है। रास्ते में इनो माता उसे बच्चों से घुलने मिलने का महत्व बताती है। युक्की शर्माती है। कमरे में युक्की बच्चों को देखती है जो उसे घूर रहे हैं। किरिन उसका नाम पूछती है और वह अपना परिचय देती है। सभी बच्चे एक साथ अपना परिचय देने लगते हैं। यूकी घबरा जाती है। रयू कहता है बच्चे आपके साथ सहज लग रहे हैं। यूकी और भी शर्मा जाती है। किरिन उसकी छाती पर कूदकर कहता है मम्मी जैसा लगता है। यूकी लाल हो जाती है। अन्य बच्चे भी छूने के लिए कहते हैं। रयू और इनोमाता तुरंत उन्हें रोक देते हैं। युजेदा टहलने का सुझाव देती है। बच्चे उत्साह से दरवाजे की ओर भागते हैं। टहलने के लिए हर किशोर एक बच्चे के साथ जुड़ता है। किरिन इनोमाता से कहती है मेरा हाथ मजबूती से पकड़ो और छोड़ना मत। युजेदा टका का हाथ पकड़ती है जो कहता है मुझे तुम नहीं चाहिए। रयू जुड़वा बच्चों को साथ आने को कहता है और वे मान जाते हैं। कटारो रयू को देखता है जो युक्की से कहता है कटारो का हाथ पकड़ो, वो सबसे शांत है। वह उसका हाथ मांगती है और वह उसका हाथ पकड़ लेता है। युकी और कटारो हाथ पकड़कर चलते हैं। वह भावुक होती है, सोचती है वो बहुत प्यारा है। वह याद करती है पहले बच्चे उस पर थूकते थे, पर कटारो जैसे बच्चों के साथ उसे राहत मिलती है। वह देखती है कटारो खुद को अस्वीकृत महसूस कर रहा है क्योंकि वह रयू के साथ नहीं है। वह सोचती है वो रो रहा है और रूमाल निकालती है, पर वो सिर्फ बहती नाक है और वह घबरा जाती है। तब टका आता है और अपनी स्कर्ट से नाक पोंछने लगता है और रयू उसे रोकता है। किरिन युक्की की ओर दौड़ती है। उससे हाथ बढ़ाने को कहा। वह उसे कीड़े देती है। युक्की चकित होकर बेहोश हो जाती है। सोचती है मैं बच्चों से कभी नहीं मिल पाऊंगी। वह नर्स के कमरे में होश में आती है और रयू आकर पूछता है कि क्या वह जाग गई है। वह शर्माते हुए पूछती है क्या तुम मुझे यहाँ लाए। वह कहता है तुमने ही कहा कि मैं तुम्हें यहाँ लाया। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है, पर वह दुखी होकर कहती है मुझे बच्चों से मिलना नहीं आता। वह कहता है बच्चों के साथ रहना मुश्किल है, मुझे भी गंदगी पसंद नहीं, किसी को नहीं होती, मुझे बस आदत है। लड़का होकर भी मुझे कीड़े से घृणा है। वह बताता है बच्चे खेलते वक्त नहीं रुकते, पर आदत पड़ने पर आप खुश होंगे। तभी युजेदा खिड़की खोलकर कहती है बच्चे माफी मांगना चाहते हैं। किरिन पूछती है फूल कीड़े जैसे डरावने नहीं है ना। युकी फूल लेकर उन्हें धन्यवाद देती है। सभी बच्चे उसे मुस्कुराते देख खुश होते हैं। वह रयू से पूछती है इनामता कहाँ है। वह बताता है वो अभी गई, कहाँ था माफी मांगूं आपको मजबूर करने के लिए। यह सुनकर वह इनामता को पकड़ने दौड़ती है जो परेशान है, सोचती है वह सब कुछ खराब कर देती है। तभी युकी पीछे से गले लगाता है, सबके लिए धन्यवाद देता है। इनामता शर्माती और स्नेही महसूस करती है। अगले दृश्य में रयू का दोस्त फोन कर फिल्म के लिए बुलाता है। वह मना करता है क्योंकि उसे कोटारो की देखभाल करनी है। सेकावा आता है और कहता है मैं उसका ख्याल रखूंगा, तुम जा सकते हो। जाते समय रयू सेकावा को धन्यवाद देता है और कोटारो से कहता है अच्छा बच्चा रहना जब तक मैं बाहर हूँ, और वह सिर हिलाता है। सेकावा रयू को आश्वासन देता है कि वह अपनी जान से कोटारो की रक्षा करेगा। फिर वह कोटारो का हाथ पकड़कर रयू को अलविदा कहने के लिए हिलाता है। रयू के जाने के बाद कोटारो उदास हो जाता है। सेकावा पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता लाऊं, लेकिन वह सिर हिलाकर मना कर देता है। उसकी नाश्ते की रणनीति कोटारो का मूड नहीं बदल पाती, इसलिए वह खेलने का प्रस्ताव देने की सोचता है। वह फूलदान से बिल्ली एले जैसा पौधा उठाकर कोटारो के सामने लहराता है जो तुरंत खुश हो जाता है। जैसे ही वह इसे लगातार हिलाता है कोटारो उत्साह से खिल उठता है। वह पौधे को ऊपर उठाता है और कोटारो तुरंत उसे पकड़ लेता है। इस बीच रयू अपने दोस्तों से मिलता है। हेयातो भी चेहरे पर काटने के निशान के साथ आता है। रयू एक लड़की के साथ रयू से पूछता है। हेयातो बताता है उसके भाई ने उसे काटा तो उसने उसे मारा। अब डरावनी लाश एक लड़की के पास आती है जो चीख कर भागने लगती है।
रयू इस डरावने दृश्य को दोस्तों के साथ देखता है जो रयू और हेयातो को छोड़कर बहुत डरे हुए हैं। हवेली में सेइकावा एक गेंद पर रयू का चित्र बनाता है और फेंकता है। कोटारो गेंद लाने दौड़ता है पर पकड़ने की कोशिश में गलती से उसे दूर धकेल देता है और वह हवेली के चारों ओर उसका पीछा करने लगता है। कोटारो मुड़ता है और सेइकावा उसे कहता है ज्यादा दूर मत जाओ। वह एक कमरे में पहुंच जाता है जिसमें एक बड़ी खुली खिड़की है। हवा पर्दे को उड़ाती है जबकि मेज पर एक किताब के पन्ने फड़फड़ाते हैं। सेइकावा गेंद उठाकर कोटारो को देता है। वह बताता है कि यह पुस्तकालय अध्यक्ष के दिवंगत बेटे और बहू का है। वह याद करता है जब अध्यक्ष का बेटा कहता, सीकावा आओ मैं तुम्हें चुटकुले सुनाऊं। वह कहता, मरने से पहले एक बार तुम्हें खुलकर हंसते देखना चाहता हूं। वह याद करता है जब अध्यक्ष ने कहा, पुस्तकालय की सफाई छोड़ो, कोई नहीं आता अब। पर बाद में उसने देखा कि वह उन दो के लिए हवा दे रही थी जो कभी नहीं लौटेंगे। वह मेज पर किताब उठाता है जब कोटारो उसे बुलाता है। वह किताब देता है, सीकावा लेता है और पूछता, पढ़ूं? वह सिर हिलाता है। अध्यक्ष कार से उतरकर हवेली जाते समय पुस्तकालय में अपने बेटे बहू को देखकर हाँफती हैं, पर वह सीकावा और कोटारो थे। शाम को रयू दोस्तों को अलविदा कहकर घर की ओर दौड़ता है। उसी समय सीकावा और कोटारो दरवाजे पर रयू का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खुलते ही कोटारो उठकर अपने भाई की ओर दौड़ता है और गले लगता है। सीकावा बताते हैं कि कोटारो आपको देखने को बेताब था तो हम यहाँ आपका इंतजार करने का फैसला किया। और कोटारो अभी भी अपने भाई से चिपका हुआ है। रयू उसे कोटारो की देखभाल के लिए धन्यवाद देता है। वह जेब से सीकावा के लिए एक झोंबी की चेन सौगात के रूप में निकालता है। कोटारो इसे झोंबी कहता है। रयू सोचता है सीकावा को यह पसंद न आए पर वह खुशी से स्वीकार करता है। वह रयू को बताता है उन दोनों की वजह से उसका दिन शानदार रहा। तभी चेयरवुमन आती है और सीकावा को खाना बनाने को कहती है और जाते जाते रयू को मदद करने को कहती है। बाद में रयू सीकावा से पूछता है कि उसने कोटारो के साथ क्या खेल खेले। वह कटाव लहराता है और कहता है, हमने ऐसे सामान्य खेल खेले, जबकि कोटारो रयू को अपनी गेंद दिखाता है। अब दिसंबर शुरू होता है और शहर पूरी तरह क्रिसमस मोड में आ जाता है। कोटारो हर जगह सांता क्लॉज के प्रति दीवाना है। वह हर बार सांता देखकर सड़क पर रुक जाता है। सांता बने एक आदमी घबराकर कोटारो की घूरती नजर देखता है। वह कुत्ता घुमाते आदमी को भी सांता समझ लेता है। डेकेयर पहुंचते ही रयू थकावट से गिर पड़ता है। वह यूजिटा को सब बताता है और यूजिटा कहता है, इसीलिए तुम यहाँ देर से आए। कोटारो जुआरी को घूरता है। उजेदा कहते हैं, तुम इसके लिए बहुत छोटे हो। रयू बताता है, मुझे लगता है वह उस पर सांता को देख रहा है। तका आकर कहता है, मैं खिलौना विभाग में एक बहुत अच्छे सांता से मिला। तभी उजेदा उसे चिढ़ाता है, सांता सिर्फ अच्छे बच्चों के पास आता है, तुम बुरे हो। तका रोते हुए कहता है, मैं अच्छा बच्चा हूँ। उजेदा कहता है, पर तुम कभी अपनी ब्रोकोली नहीं खाते। वह कहता है, मुझे ब्रोकोली पसंद नहीं। और उजेदा कहता है, इसलिए सांता नहीं आएगा। तो वह कहता है, मैं ब्रोकोली खाऊंगा। इससे पहले वे कुछ कहें, हयातो उजेदा को मारता है। उसे भाई को जानबूझकर रुलाने का आरोप लगाता है। तका फिर अपने भाई से पूछता है, क्या सांता हमारे घर आएगा? हयातो सच बताने वाला था कि असली सांता नहीं होता, पर रयू उसे रोकता है, कहता है, उसका सपना मत तोड़ो। कातेरो तका के पास आता है, उसका स्वेटर खींचता है। जब वह मुड़ता है उसे थपथपाता है। अच्छा बच्चा कहता है। तका पूछता है, क्या सांता आएगा? और कातेरो सिर हिलाता है। 18 दिसंबर को किरिन आता है और कहता है, मैंने सांता को अपनी इच्छा बताई पर वो राज है। उसके पिता उसकी क्यूटनेस की तारीफ करते हैं और रयू से पूछते हैं, ध्यान दिया? उसे चेताते हुए कहते हैं, उस पर मत फिदा होना। अगले दिन बच्चों के खेलते समय उजेदा जम्हाई लेता है। तभी वह इनामदा और युकी को देख लेता है। 20 दिसंबर जुड़वाओं कहते हैं, हमने सांता से कहा हमें हमेशा साथ रखना। कुसुके जुड़वाओं के क्रिसमस गिफ्ट के लिए रोते हुए रयू से मदद मांगता है। 21 दिसंबर को युकारी प्यारी मिडोरी को गोद में लेकर कहती है, मैंने मिडोरी के पापा के लिए सांता का सूट बनाया है। रयू उसे सांता सूट में कल्पना करता है और सोचता है वह एकदम सही लगेगा और मिडोरी मुस्कुराती है। बाद में जिम कपड़े बदलते वक्त रयू सांता बनने के बारे में सोचता है। उसका बड़ा पेट देखकर युजाकावा पूछता है, रयू तुम क्या कर रहे हो? रयू घबराकर कहता है, मैं सांता जैसा दिखने की कोशिश कर रहा हूँ। युजाकावा ने सोचा था कि वह गर्भवती होने का नाटक कर रहा है। युकी रयू को देखने झांकती है। कवाड़ा कहता है, लड़कों के बदलते वक्त मत देखो। लड़के पूछते हैं, क्या तुम अपने भाई के लिए सांता बनना चाहते हो? दूसरा टोकता है, क्या सांता बनना तुम्हारे पिता का काम नहीं है? उसका दोस्त उसे मारता है, अरे मूर्ख, उसके माता पिता नहीं है। और वह माफी मांगता है। रयू उन्हें बताता है कि वह कोटारो के लिए सांता बनना चाहता है। वह सांता को लेकर बहुत उत्साहित है। एक लड़का रोता है, तुम कितने अच्छे बड़े भाई हो सकते हो। दूसरा भावुक हो जाता है। वे रयू को ऑनलाइन सांता सूट खरीदने का सुझाव देते हैं, पर उसका फोन खराब है। वे चेयरवुमन से नया फोन मांगने की सलाह देते हैं, पर रयू उन्हें उपहार देना चाहता है। हयातो सुनकर जिम छोड़ चेयरवुमन के दफ्तर जाने का फैसला करता है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दोनों खुशी से सुंदर क्रिसमस ट्री देखते हैं। सकावा उनके लिए एक शानदार दावत परोसता है। कोटारो खाने के लिए तैयार हो जाता है। रयू कहता है कि यह हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा है। सकावा बताता है कि चेयरवुमन काम पर है, इसलिए वह नहीं आ सकती। इससे कोटारो उदास हो जाता है। सकावा भी काम के कारण नहीं रह सकता, जिससे कोटारो और दुखी हो जाता है। वह उन्हें मेरी क्रिसमस कहकर चला जाता है। कोटारो रयू की आस्तीन पकड़ लेता है क्योंकि वे अकेले हैं। रयू उसे ढांढस बंधाता है, कहता है कि वह यहाँ है, वे खाना खा सकते हैं और सांता आने वाला है।
यह सुनकर कोटारो खुश हो जाता है। फिर उसे याद आया सांता का वेश जो दोस्तों ने जुगाड़ किया था। वो कोटारो से कहता है बाथरूम जाना है, पर चलते ही छोटा भाई पीछे आ जाता है। वो मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है कोटारो को पीछे देखकर। वो सांता का वेश लेकर बाथरूम के बाहर पहुंचता है, पर अंदर बैठते ही देखता है कोटारो भी आ गया। अब मुश्किल हो गया सांता बनना। तभी घंटी बजती है और कोटारो की आंखें चमकती हैं। कहता है सांता आ गए। दरवाजा खुलता है तो सब लोग दिखते हैं मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए। रयू शर्मा जाता है, जबकि कोटारो की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। चेयरवुमन रयू के पास आकर उसके सिर पर गिफ्ट से थपकी देती है। कहती है ना पसंद है, जो बच्चे बड़े नहीं होते वो उसे उपहार देती है। वो ले लेता है और सब खुश नजर आते हैं, बच्चे, माता पिता, रयू के दोस्त। पर सबसे ज्यादा खुश है कोटारो। पता चलता है कि हेहाटो ने चेयरवुमन को रयू के टूटे फोन के बारे में बताया था, इसलिए उसे चेयरवुमन से गिफ्ट में नया फोन मिलता है। सब मिलकर 5 से गिनती शुरू करते हैं, यादगार तस्वीर लेने की तैयारी में। तस्वीर खींचते वक्त सब मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी खुशी के साथ खत्म होती है। चलो और भी सुंदर वीडियो बनाएंगे। आपको इस कहानी में क्या सबसे अच्छा लगा? मैं आपकी हर एक टिप्पणी पढ़ता हूं, तो अभी कमेंट करो और याद रखो आप सब बेहतरीन हो। Subscribe to my channel, please. I upload anime explanation. Please help me to reach 10 subscribers.